दोस्तों आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी के मशहूर नॉवल द मोनोग्राम मर्डर्स का चौथा भाग। अगर आपने इसके पहले के 3 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी द मोनोग्राम मर्डर्स भाग 4 अध्याय 15। ब्लॉक्सम की लॉबी में पहुंचते ही हमें हेनरी नेगस मिल गया, यानी रिचर्ड नेगस का भाई। वो एक हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ केस पकड़े था और दूसरे में एक बड़ा सा सूटकेस। उसके चेहरे के भाव और बोलने के लहजे से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे पता नहीं था कि एक और खून हो चुका है। पॉयरो ने उससे पूछा, क्या आपने रात यहाँ गुजारी है मिस्टर नेगस? अरे नहीं, मैं तो लैंघम में ठहरा था। यहाँ पर रुकना मुझसे सहन नहीं हुआ। हालांकि मिस्टर लेजरी ने ऑफर किया था। मैं तो यहाँ बस रिचर्ड का सामान लेने आया हूँ। अब बस मैं निकलूंगा यहाँ से। प्लीज केस के बारे में मुझे जानकारी देते रहिएगा। जी हाँ, जरूर देते रहेंगे। गुड बाय मिस्टर नेगस। आपके भाई के लिए मुझे बहुत अफसोस है, मैंने कहा। जब वो सड़क पर चला गया तो मैंने ल्यूका लेजरी को दौड़कर हम लोगों की तरफ आते देखा। वो अपने बालों को जैसे नोच रहा था। चेहरे पर पसीना चमक रहा था। हो मिस्टर पॉयरो, मिस्टर कैचपूल, आखिरकार आपने तबाही की खबर सुन ली। ऐसे बुरे दिन आ गए हैं ब्लॉक्सम होटल के। पता नहीं वो औरत कौन थी और अब कहाँ चली गई। मेरे साथ आइए, आप खुद ही देख लीजिए। कहाँ चली गई? क्या मतलब है तुम्हारा? पॉयरो ने चौंकते हुए पूछा। क्या वो यहाँ होटल में नहीं है? अरे होटल में कहाँ सर, पता नहीं कहाँ है वो। तभी रफेल बोबैक ने हमारी तरफ आते हुए नमस्कार में सिर झुकाया। वो एक बड़ी सी पहिया गाड़ी को धकेल रहा था जो धुलाई की चादरों से लदी हुई थी। हमें देखकर वो रुक गया। मिस्टर पॉयरो, मैं बार बार याद करने की कोशिश करता रहा हूँ कि कत्लों की उस रात कमरा नंबर 317 में और क्या क्या बातें हुई थी, लेकिन मुझे और कुछ याद नहीं आया सर। माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं बोबैक, कोशिश करने के लिए शुक्रिया। अब तक हम लिफ्ट के पास पहुंच चुके थे। लिफ्ट वहीं पर खड़ी थी। लेजरी बोला, जरा देखिए, मैं तो अपने ही होटल में लिफ्ट में पैर रखते हुए भी डरने लगा हूँ। पता नहीं अब क्या देखने या सुनने को मिलेगा। जब हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे तो लेजरी बदहवास हालत में हमें चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मिस जेनी हॉब्स ने कमरा रिजर्व कराया। हाँ, भूरे बाल। लेकिन फिर वो गई कहाँ? हाँ, ब्राउन हैट था, लेकिन वो भी खो गया। बक्सा नहीं नहीं था उसके पास। मैंने खुद देखा था। हाँ, मैंने कमरे में जाने में बहुत देर कर दी। क्या कोट? हाँ, उसने पहना था, हल्का ब्राउन। चौथी मंजिल पर जब लेजरी बरामदे में हमसे आगे चल रहा था तो मैंने धीरे से पॉयरो से कहा, हैरियट पहली मंजिल पर थी, रिचर्ड दूसरी पर और ईडा तीसरी पर, और अब ये कत्ल हुआ है चौथी मंजिल पर। क्या इसका कोई मतलब हो सकता है? पॉयरो ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तक हम लेजरी के पास पहुंचे उसने कमरा नंबर 402 का ताला खोल दिया था। हम अंदर दाखिल हुए और मैंने सवाल किया, लेकिन लाश कहाँ है? पॉयरो ने धीमी आवाज में कहा, उसने बताया तो कि लाश गायब हो चुकी है। हमने कमरे में एक साथ चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। एक कुर्सी और कभी कभी काम आने वाली एक मेज के बीच फर्श पर खून का एक तालाब बना हुआ था। खून के तालाब के एक तरफ एक लंबा सा धब्बा था, जैसे उसके बीच में से किसी चीज को खींचा गया हो। धब्बे के आकार को देखते हुए लगता था कि शायद ये किसी की बाह हो सकती थी। छोटी छोटी लकीरें लाल रंग को काट रही थीं, जो शायद किसी की उंगलियां हो सकती थीं। इस नज़ारे से घिन खाकर मैं दूसरी तरफ घूम गया। अरे पॉयरो, वो देखो! कमरे के एक कोने में एक गहरा ब्राउन हैट उल्टा पड़ा हुआ था। उसके अंदर कुछ था, धातु की एक छोटी सी चीज। पॉयरो ने कहा, ये तो जेनी का हैट है। मेरा सबसे घिनौना डर सच हो गया कैचपूल। और हैट के अंदर? वो धीरे धीरे चलकर हैट तक गया। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, एक और कफलिंग, PIJ मोनोग्राम वाला। कुछ पल तक पॉयरो सकते किसी हालत में वहां खड़ा रहा। मैं जानता था कि इस वक्त वो मन ही मन खुद को दोष दे रहा और कोस रहा होगा कि उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो जेनी हॉब्स को बचा नहीं पाया था। कुछ देर बाद अचानक उसने कहा, कैचपूल, यहाँ जो ये खून से बना धब्बा है इसको देखो। लाश को उसके बीच से खींचा गया है ये निशान छोड़ने के लिए। क्या इससे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, लाश को बाहर ले जाने के लिए खींचा गया है और क्या। लेकिन जरा ये देखो कि किस तरफ खींचा गया है। खिड़की की तरफ नहीं, उससे दूसरी तरफ। तो इसका मतलब क्या है पॉयरो?
अब क्योंकि जेनी की लाश यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये तो ऑब्वियस है कि उसे कमरे से हटाया गया है। लेकिन खून का जो बहाव है, वो खिड़की की तरफ नहीं बरामदे की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब है? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा। इसका मतलब ये है कि ये निशान और धब्बे तब बने जब खूनी ने जेनी हॉब्स की लाश को खून के बीच से दरवाजे की तरफ खींचा। अरे नहीं कैचपूल, जरा दरवाजे की चौड़ाई को देखो। उसको देखकर तुम्हें क्या पता चल रहा है? कुछ ज्यादा तो नहीं पॉयरो? वैसे अपने शिकार की लाश को होटल के कमरे से हटाते वक्त कोई खूनी परवाह नहीं करेगा कि दरवाजा चौड़ा है या तंग है। पॉयरो ने मुंह में ही बड़बड़ाते हुए निराशा से सिर हिलाया। फिर लेजरी की तरफ मुड़कर उससे बोला, हाँ तो मिस्टर, तुम जो भी जानते हो मुझे बताओ शुरू से। जी हाँ जरूर। जेनी हॉब्स नाम की एक औरत ने ये कमरा लिया था। वो ऐसे भागकर होटल में आई थी जैसे उस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी हो। उसने डेस्क पर पैसे फेंक दिए और एक कमरा मांगा जैसे किसी शैतान से भाग रही हो। मैंने खुद उसे कमरा दिखाया और फिर सोचने के लिए चला गया कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे पुलिस को बताना चाहिए कि जेनी नाम की एक औरत होटल में आई थी? आपने खास तौर पर इस नाम के बारे में मुझसे पूछा था मिस्टर पॉयरो। लेकिन लंदन में इस नाम की बहुत सी औरतें होंगी और उनमें भी ऐसी बहुत सी होंगी जिनके पास दुखी होने की कोई वजह होगी और जिनका कत्ल के मामले से कोई लेना देना नहीं होगा। तो मैं कैसे पता लगाऊं कि इस डैनी के बारे में मुझे किसी को कुछ कहना चाहिए या नहीं? अरे हाँ हाँ ठीक है, मेहरबानी करके असली मुद्दे पर आओ। तुमने उसके बाद क्या किया? जी मैं करीब 30 मिनट तक रुका रहा। फिर मैंने यहाँ चौथी मंजिल पर आकर दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं चाबी लेने फिर से नीचे चला गया। जब लेजरी बोल रहा था तो मैं खिड़की तक चला गया और बाहर देखने लगा। कमरा नंबर 402 भी रिचर्ड के कमरे नंबर 238 की तरह होटल के बगीचे की तरफ था। वहां से नींबू के पेड़ और सारे बगीचे साफ साफ नजर आ रहे थे। मैं वापस पॉयरो की तरफ मुड़ने ही वाला था कि मैंने अचानक बगीचे में खिड़की के नीचे दो लोगों को देखा। एक आदमी था और एक औरत। ये दोनों आलिंगन में बंधे थे। ऐसा लगता था कि औरत लड़खड़ा गई थी और उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसके साथी ने उसे कसकर थाम रखा था। मैं एक कदम पीछे हटा, लेकिन कुछ देर से आदमी ने ऊपर देखा और मुझे देख लिया। मैंने भी उसे पहचान लिया। वो थॉमस ब्रिगनेल था, असिस्टेंट क्लर्क। मुझे देखते ही उसका चेहरा एकदम चुकंदर की तरह गहरा लाल हो गया। मैं एक कदम और पीछे को हो गया ताकि बगीचे को देख ही ना सकूं। मैंने मन ही मन सोचा, बेचारा ब्रिगनेल, लोगों के बीच में खड़े होकर वो बोल तक नहीं पाता और इस तरह एक लड़की को आलिंगन करते हुए पकड़े जाने पर तो वो वाकई बहुत ही शर्मिंदा हो गया होगा। दूसरी तरफ लेजरी अभी भी बोल रहा था। जब मैं मास्टर की के साथ वापस आया तो मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। इसलिए मैंने खुद ताला खोल दिया और अंदर मुझे ये मिल। मैंने सवाल किया, क्या जेनी हॉब्स ने खास तौर पर चौथी मंजिल पर कमरा मांगा था? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने खुद ये काम किया था, क्योंकि मेरा भरोसेमंद क्लर्क जॉन गुड किसी और काम में लगा हुआ था। मिस हॉब्स ने कहा था, मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दो, लेकिन जल्दी। मैं तुमसे विनती करती हूँ। पॉयरो ने सवाल किया, क्या रिसेप्शन डेस्क पर इस बार भी कोई नोट छोड़ा गया है? जी नहीं, इस बार कोई नोट नहीं है। क्या कमरे में कोई खाना या ड्रिंक सर्व किया गया था या मंगवाया गया था? जी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या तुमने होटल के सारे स्टाफ से पूछ लिया है? जी हाँ सर, एक एक आदमी से पूछ लिया है। हमने सब जगह ढूंढ भी लिया है। कुछ मिनट पहले तुमने जेनी हॉब्स को एक जवान औरत बताया था। तुम्हारे हिसाब से उसकी उम्र कितनी होगी? ओह, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, वो जवान नहीं थी, वो उम्र दराज थी। शायद 40 के करीब की रही होगी। पॉयरो ने सिर हिलाया और बोला, एक ब्राउन हैट और हल्का ब्राउन कोट, घबराहट और परेशानी, और उम्र 40 के करीब। जिस जेनी हॉब्स का जिक्र तुम कर रहे हो, ये मुझे वही जेनी हॉब्स लगती है जिससे पिछले गुरुवार की शाम को मैं प्लेजेंट्स में मिला था। लेकिन क्या हम पक्का कह सकते हैं कि ये वही थी? दो लोगों द्वारा अलग अलग देखे जाने पर कहते कहते पॉयरो अचानक चुप हो गया। उस वक्त उसकी आंखें गहरी हरी हो रही थीं और सिर्फ लेजरी पर टिकी थीं। अचानक वो बोला, मिस्टर लेजरी, मैं एक बार फिर से उस चौकन्ने वेटर से बात करना चाहूंगा, राफेल बोबैक से, और हाँ, थॉमस ब्रिगनेल से भी और जॉन गुड से भी। असल में तो मुझे तुम्हारे स्टाफ के हर एक आदमी से जरूरी बात करनी है, जितनी जल्दी हो सके। और और मुझे उनसे ये पूछना है कि उन्होंने कितनी कितनी बार हैरियट ईडा और रिचर्ड को देखा था, जिंदा या मुर्दा।
जाहिर था कि पॉयरो को कोई बड़ी ही अहम बात दिमाग में आ गई थी। मैं जैसे ही इस नतीजे पर पहुंचा, मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि मेरे दिमाग में भी एक अजीब सा विचार आ गया था। मैं धीमे से बोला, पॉयरो, सुनो, क्या बात है कैचपूल? क्या तुमने हमारी पहेली के कुछ टुकड़े जोड़ लिए हैं? पॉयरो को तो अब ऐसा कुछ समझ में आ गया है जो उसे पहले नहीं सूझा था। लेकिन फिर भी अभी कई सवाल बाकी हैं। ऐसे टुकड़े अभी बाकी हैं जो जोड़े नहीं जा सकते। मैंने गला साफ करते हुए कहा, पॉयरो, मेरी बात सुनो। मैंने अभी अभी एक औरत को होटल के बगीचे में देखा है। उस वक्त मैं पॉयरो से ये नहीं कह पाया कि वो थॉमस ब्रिगनेल की बाहों में थी, या फिर ये कि वो अजीब ढंग से लुढ़क सी रही थी और उसका सिर एक तरफ को गिरता हुआ सा हो रहा था। ये बहुत ही अजीब बात थी। मेरे मन में जो शक था उसे जोर से कहते हुए मैं झिझक रहा था, लेकिन फिर भी गनीमत थी कि मैं एक अहम बारीकी उसे बता पाया। मैंने कहा, वो औरत हल्का ब्राउन कोट पहने हुए थी। अध्याय 16। मैं अपनी वर्ग पहेली में तल्लीन था जब कई घंटे बाद पॉयरो होटल से घर वापस आया। वो सख्ती से बोला, कैचपूल, तुम इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो? इतनी सी रोशनी में लिखने लायक दिखाई कैसे दे रहा है तुम्हें? अरे पॉयरो, फायरप्लेस की आग से काफी रोशनी आ रही है, और वैसे भी मैं इस वक्त लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ सोच रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ अपनी वर्ग पहेली के बारे में। मैं कई महीनों से इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ठीक से बन ही नहीं रही है। पता नहीं वो लोग कैसे ये काम करते हैं जो अखबारों के लिए वर्ग पहेलियां बनाते हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम कोई ऐसा शब्द जानते हो जिसका मतलब हो मौत और जिसमें 6 अक्षर हों? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या कैचपूल? या फिर तुम खुद बेवकूफ हो? ये शब्द तो एकदम सीधा सा है, मर्डर। तुमने सही कहा पॉयरो, ये बहुत ही आसान सी बात है। लेकिन ये जवाब तब सही होता अगर मर्डर शब्द डी से शुरू होता। अब क्योंकि वो नहीं होता और मैं किसी दूसरी दुनिया से आए इस डी के साथ अटका हुआ हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे इसके लिए एक दूसरा शब्द चाहिए। अरे कैचपूल, वर्ग पहेलियों को भूल जाओ। हमारे पास बात करने के लिए अभी और बहुत कुछ है। मैंने दृढ़ता से कहा, मैं बिल्कुल नहीं मानता और ना ही मानूंगा कि थॉमस ब्रिगनेल ने जेनी हॉब्स का कत्ल किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो खूनी नहीं है। हो सकता है उसकी एक गर्लफ्रेंड हो जिसने उस टाइम हल्के ब्राउन रंग का कोट पहना हुआ हो। ब्राउन एक बहुत ही आम सा रंग है। लेकिन कैचपूल, वो असिस्टेंट क्लर्क है। वो बगीचे में ठेला गाड़ी के पास क्यों खड़ा होगा भला? अरे हो सकता है वो ठेला गाड़ी वैसे ही वहां पड़ी हो। अच्छा, और ब्रिगनेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एकदम उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने थोड़ा खींच कर कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता पॉयरो? इस ख्याल के मुकाबले क्या ये ज्यादा मुमकिन नहीं है? ब्रिगनेल जेनी हॉब्स की लाश को बाहर बगीचे में ले गया ताकि ठेला गाड़ी में उसे कहीं ले जाए, और जब उसने मुझे खिड़की में से देखते पाया तो उसे गले लगाने का नाटक किया। कोई ये भी तो कह सकता है कि बोलते बोलते मैं अचानक रुका और मैंने तेजी से सांस भरी। ओह माय गॉड, तुम यही कहने वाले हो, है ना, कि रफेल बोबैक एक वेटर है? तो फिर वो लॉन्ड्री वाली पहिया गाड़ी को क्यों ठेल रहा था? बिल्कुल ठीक समझे कैचपूल। और फिर वो धुलाई की गाड़ी को सुंदर लॉबी के बीच में से ठेल कर सामने वाले दरवाजे की तरफ क्यों ले गया? लॉन्ड्री तो होटल के अंदर की जाती होगी ना। मिस्टर लेजरी ने जरूर इस बात पर ध्यान दिया होता, अगर उसे कत्ल के चौथे गायब हो गए शिकार की इतनी चिंता ना होती तो। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि उसे बोबैक पर शक नहीं होता, क्योंकि उसकी नजरों में तो उसका सारा स्टाफ किसी महान फरिश्तों से कम नहीं है। मैंने आखिरकार अपनी वर्ग पहेली पास पड़ी मेज पर रख दी और कहा, एक सेकंड रुको पॉयरो। उस टाइम तुमने जो दरवाजे की चौड़ाई की बात कही थी, उससे तुम्हारा यही मतलब था, है ना, कि लॉन्ड्री वाले ठेले को आसानी से कमरा नंबर 402 के अंदर ले जाया जा सकता था। तो फिर उसे पूरी तरह अंदर ही क्यों ना ले जाया जाए? उसकी बजाय लाश को इतनी दूर क्यों घसीटा जाए जिसमें कि ज्यादा मेहनत लगती? पॉयरो ने तसल्ली से हाँ में सिर हिलाया। लेकिन पॉयरो, क्या तुम वाकई कह रहे हो कि रफेल बोबैक ने जेनी हॉब्स का कत्ल किया होगा, उसकी लाश को लॉन्ड्री में फेंका होगा और फिर उसे बाहर सड़क पर धकेल दिया होगा, और वो भी एकदम हमारे बाजू से गुजरकर, और ऊपर से उसने रुककर हमारे साथ बात भी की थी? पॉयरो मुस्कुराया और बोला, हर किसी को शक का फायदा देना तारीफ के लायक है, लेकिन ये कातिल को पकड़ने का तरीका नहीं है। इस तरह का एक और ख्याल भी मैं तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूँ। जरा मिस्टर हेनरी नेगस को याद करो।
उसके पास एक बहुत बड़ा सूटकेस था कि नहीं, और वो इतना बड़ा था कि उसमें एक दुबली-पतली लड़की की लाश बड़ी आसानी से समा सकती थी। मैंने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। मैं ये और सहन नहीं कर सकता पॉयरो। कत्लों की रात हेनरी नेगस डेवन में था। मुझे तो वो पूरी तरह से भरोसेमंद लगा। पॉयरो ने तुरंत मेरी बात काटते हुए कहा, वो और उसकी बीवी दोनों कहते हैं कि वो डेवन में था। हमें पक्के तौर पर थोड़े ही मालूम है। अब हम खून के निशान पर वापस आते हैं, जिससे ये अंदेशा होता है कि लाश को दरवाजे तक घसीटा गया था। अब बेशक खाली सूट को कमरे के अंदर बीचों बीच आसानी से ले जाया जा सकता है, जहां एक लाश उसके अंदर घुस जाने के लिए इंतजार कर रही होती है, और इसीलिए हमें दोबारा सोचना पड़ता है कि जेनी हॉब्स की लाश को दरवाजे की तरफ क्यों घसीटा गया। प्लीज पॉयरो, क्या ये बातचीत हम कभी और कर सकते हैं? मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मेरी बेचैनी से वो थोड़ा गुस्से में दिखाई दिया। उसने रुखाई से कहा, ठीक है, अगर तुम संभावनाओं पर बात करने के मूड में नहीं हो, तो फिर मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जब तुम ग्रेट हॉलिंग में थे, तो यहाँ लंदन में क्या-क्या हुआ था। फिर पॉयरो एक आराम कुर्सी पर बैठ गया और उसने मुझे वो सारी बातें बताईं, जो रफ़ेल बोबैक, सैमुअल किड, नैन्सी ड्यूकेन और लुइसा वॉलेस के साथ उसकी मुलाकात के दौरान हुई थीं। जब तक उसकी बात पूरी हुई, मेरा सिर चकराना शुरू हो गया था। मैंने उसे और ज्यादा बोलने के लिए उकसाने का खतरा मोल लेते हुए कहा, कहीं तुमने कोई जरूरी बात छोड़ तो नहीं दी? जैसे कि क्या? जैसे लुइसा वॉलेस के घर पर वो बेकार बेढंगी नौकरानी डॉर्कास। तुमने कहा कि जब तुम और वो ऊपर वाले चबूतरे पर खड़े थे, तुम्हें किसी अहम बात का एहसास हुआ, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि वो अहम बात क्या थी। हाँ, मैंने नहीं बताया, पोयरो ने बड़े ही आराम से कहा। और तुमने वो जो एक खुफिया तस्वीर बनाई और स्कॉटलैंड यार्ड भेज दी, वो क्या थी? किस चीज की तस्वीर थी वो? और तुम ये क्यों जानना चाहते थे कि ब्लॉक्सम होटल के कर्मचारियों ने हैरियट, ईडा और रिचर्ड को देखा था, जिंदा या मुर्दा? इन सब का किसी भी बात से क्या ताल्लुक है, ये भी तुमने नहीं बताया मुझे। ना, नहीं बताया, क्योंकि पॉयरो हर तरफ खाली जगह छोड़ देता है। और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया पॉयरो, कि ब्लॉक्सम के कत्लों और प्लेजेंट्स कॉफी हाउस में जेनी हॉब्स के दिल खोलकर बोलने के बीच क्या-क्या एक सा है। तुमने कहा था कि उनमें दो बहुत अनोखी बातें एक जैसी थीं। कहा था मेरे दोस्त, बेशक कहा था। लेकिन मैं तुम्हें ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा जासूस बनाना चाहता हूँ। अच्छा जासूस? तुम्हारी ये हरकतें मुझे एक दुखी बेचारा बनाने के अलावा और कुछ नहीं बनाने वाली हैं, जो कि किसी के भी काम का नहीं होगा। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा पागल कर देने वाली बात है, जो तुम इस तरह से बातें छिपाते हो मुझसे। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और मिसेस ब्लांच एंसवर्थ अंदर आई। आपसे कोई मिलने आई है मिस्टर पॉयरो। उनका कहना है कि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उसे अंदर ले आओ। पल भर बाद ही मैंने अपने आप को पेंटर नैन्सी ड्यूकेन के रूबरू पाया। वो चौंकाने वाली हद तक खूबसूरत थी। पॉयरो ने पूरी शालीनता से मेरा उससे परिचय करवाया। नैन्सी की सूजी हुई आंखें बता रही थीं कि वो काफी रो चुकी है। वो एक गहरे हरे रंग का कोट पहने थी, जो देखने में काफी महंगा लग रहा था। उसने कहा, मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। मुझे यूं अचानक आधमकने के लिए बुरा लग रहा है। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी था। कोई बात नहीं मिसेस ड्यूकेन, आप प्लीज बैठ जाइए और ये बताइए कि आपने हमें ढूंढा कैसे? स्कॉटलैंड यार्ड की मदद से, एक असली जासूस की तरह। ओह, ये तो वाकई बुरा है। पॉयरो ने एक घर चुना था जहां वो कुछ दिन चैन से रह सके, और उसे लगता था कि उसे वहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन ये पुलिस वाले सबको उसके दरवाजे पर भेज देते हैं। खैर, कोई बात नहीं। आपसे मिलकर खुशी हुई और थोड़ी हैरानी भी। बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? नैन्सी ने जवाब दिया, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 16 साल पहले ग्रेट हॉलिंग में क्या हुआ था। असल में ये काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। लेकिन अब मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, और ये भी बता दूं कि ये कोई खुशी भरी दास्तान नहीं है। नैन्सी ड्यूकेन धीमी आवाज में बोलती रही, आंखों में डर लिए। उसने हमें वही कहानी सुनाई जो मार्गरेट ने मुझे ग्रेट हॉलिंग में सुनाई थी, पैट्रिक आइव के साथ क्रूर और झूठी बदनामी किए जाने वाले सलूक के बारे में। जेनी हॉब्स के बारे में बताते हुए उसकी आवाज कांप गई। वो उन सब से बुरी थी। आपको पता है, वो पैट्रिक से मोहब्बत करती थी। मैं ये बात साबित तो नहीं कर सकती,
लेकिन मुझे पूरा यकीन है उसने उसके साथ जो भी किया एक चाहने वाले की तरह किया। एक माफ ना किए जाने लायक झूठ बोला क्योंकि उसके मन में बहुत ईर्ष्या थी। पैट्रिक मुझसे मोहब्बत करता था और जेनी उसे ठेस पहुंचाना चाहती थी, सजा देना चाहती थी। फिर जब हैरियट ने उस झूठ को थाम लिया, तब जेनी को समझ में आया कि उसने क्या नुकसान कर दिया था। वो काफी दुखी भी हुई और शायद शर्मिंदा भी। उसने जरूर अपने आप से नफरत भी की होगी, लेकिन जो भी उसने किया था उसे सुधारने के लिए उसने कुछ नहीं किया। वो अंधेरों में गुमनामी में गुम हो गई। चाहे वो हैरियट से कितनी भी डरती थी, लेकिन वो इतना तो कर सकती थी, खड़ी होकर कहे सबके सामने कि मैंने एक बहुत बुरा झूठ बोला है और मुझे उसके लिए अफसोस है। एक मिनट नैन्सी मैडम, आपका कहना है कि आप साबित नहीं कर सकती कि जेनी हॉब्स को पैट्रिक से मोहब्बत थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको ये बात इतने के तौर पर कैसे पता है? इस बात के लिए तो मेरे मन में कोई शक ही नहीं है कि जेनी को पैट्रिक से प्रेम था। जब वो पैट्रिक और आइव के साथ ग्रेट हॉलिंग आई थी, पीछे कैम्ब्रिज में एक प्रेमी को छोड़कर आई थी। क्या आपको ये बात पता थी? हम दोनों ने ना में सिर हिला दिए। उन दोनों की शादी भी होने वाली थी, जेनी और उसके प्रेमी की। मेरे ख्याल से तारीख भी तय हो चुकी थी, लेकिन जेनी पैट्रिक को नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने अपनी शादी कैंसिल कर दी और पैट्रिक के साथ चल दी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे फ्रांसिस आइव के साथ ज्यादा लगाव रहा हो और उसी की वजह से उसने अपनी शादी छोड़ी हो, या फिर ये सिर्फ वफादारी की बात हो। जी नहीं, मैं नहीं मानती कि कोई औरत वफादारी को अपनी शादी से ऊपर रखेगी। लेकिन मैडम, अगर जेनी ईर्ष्यालु थी तो उसने ये झूठ तब क्यों बोला जब पैट्रिक को आपसे प्यार हो गया? फ्रांसिस के साथ तो उसकी शादी बरसों पहले हो चुकी थी, तो उस शादी से उसकी वो ईर्ष्या क्यों नहीं भड़की? मिस्टर पॉयरो, आपको कैसे पता कि ईर्ष्या नहीं भड़की? पैट्रिक और फ्रांसिस मिले और उन्होंने शादी कर ली। उस वक्त पैट्रिक कैम्ब्रिज में रहता था। जेनी तब भी उसकी नौकरानी थी। हो सकता है उसने उसके बारे में कोई बुरी बात उस समय किसी दोस्त से कही हो, लेकिन वो दोस्त हैरियट जैसा ना हो और उसने इस द्वेष की आग को आगे ना फैलाया हो। पॉयरो ने सिर हिलाया। हाँ, इस बात की तो संभावना हो सकती है। असल में मिस्टर पॉयरो, अधिकतर लोग द्वेष नहीं फैलाना चाहते। शायद कैम्ब्रिज में इतना बुरा चाहने वाला कोई नहीं था जितना कि हैरियट सिपल यहाँ बन चुकी थी, और ना ही ईडा की तरह धर्म के नाम पर जिहाद चलाने को उतावला कोई इंसान। पॉयरो ने अपना अगला सवाल दागा। मैं देख रहा हूँ कि आपने इन दोनों के साथ रिचर्ड नेगस का नाम नहीं लिया। ऐसा क्यों? अब नैन्सी थोड़ी परेशान नजर आई। रिचर्ड एक अच्छा आदमी था। उसे बाद में इस सारे भयानक कांड में अपने रोल पर अफसोस भी हुआ था, काफी गहरा अफसोस। कुछ साल पहले उसने डेवन से मुझे लिखा था कि ये सारी बातें उसके मन को परेशान करती रही थी। उसने ये भी कहा कि पैट्रिक और मैं जिस तरह से पेश आए थे वो हमारी गलती थी और वो कभी इसे लेकर अपनी राय नहीं बदलेगा। लेकिन अब वो मानने लगा था कि सजा ही हमेशा सही रास्ता नहीं होती, चाहे ये पक्का पता हो कि कुछ गलत हुआ है तो भी। उसने आपको ऐसा लिखा था? पॉयरो ने पूछा। जी हाँ, और मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि ऐसी बातें काफी पेचीदा होती हैं मैडम। देखिए मिस्टर पॉयरो, मुझे खत में रिचर्ड ने लिखा कि चाहे वो क्रिश्चियन था, लेकिन वो ये नहीं मान पाता था कि खुदा ऐसा चाहेगा कि वो पैट्रिक जैसे अच्छे स्वभाव वाले आदमी को सताए। पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा, सजा और सताना दो अलग अलग चीजें हैं। और फिर एक सवाल ये भी होता है, क्या कोई असूल तोड़े गए हैं? अगर कोई जुर्म हुआ है तो ये जरूर देखा जाना चाहिए कि कानून गुनहगार के साथ सही ढंग से पेश आया है या नहीं। लेकिन ये सब होना चाहिए बिना किसी जाति दुश्मनी के, बिना बदले की हवस के, क्योंकि ये दोनों बुरी चीजें हैं और हर चीज को नापाक कर देती हैं। नैन्सी ड्यूकेन सिहर उठी। बदले की हवस, बिल्कुल ठीक यही बात थी मिस्टर पॉयरो। हैरियट सिपल इसी हवस से भरी हुई थी और ये बात बहुत ही तकलीफ देने वाली थी। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा, लेकिन फिर भी मैडम, आपने एक बार भी हैरियट सिपल के लिए गुस्से में कुछ नहीं बोला। आप उसके चलन को हमेशा तकलीफ देने वाला कहती रही हैं, जैसे कि ये बात आपको दुखी करती है। आप उसके साथ उस तरह से नाराज नहीं लगती जैसी आप जेनी से हैं। नैन्सी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, शायद आपकी बात सच है मिस्टर कैचपूल। मुझे हैरियट से गहरा लगाव था। जब मैं और मेरा पति विलियम ग्रेट हॉलिंग आए थे तो हैरियट और जॉर्ज सिपल हमारे सबसे प्यारे दोस्त थे। फिर जॉर्ज की मौत हो गई
और हैरियट एक डायन जैसी बन गई। लेकिन एक बार अगर आप किसी से काफ़ी प्यार करते हैं, तो उसकी निंदा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे हमेशा से यही लगता रहा कि वो हालातों की एक शिकार थी बस, एक प्यारे पति को खो देने के दुःख की, इतनी जवानी में। पॉयरो ने उसे गहरी नज़रों से देखा और बोला, "लेकिन आपने भी तो अपने पति को खो दिया था। आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आप भी तो उस वक़्त काफ़ी जवान थी।" नैन्सी ने एक ठंडी सांस ली और बोली, "ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन असल में हम दोनों की कोई बराबरी नहीं थी। हैरियट के लिए जॉर्ज सब कुछ था, उसकी पूरी दुनिया। लेकिन मैंने विलियम से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो अक्लमंद और भरोसे के लायक था, और मैं बस अपने पिता के घर से बच निकलना चाहती थी। मेरे पिता एक खतरनाक इंसान थे। पिछली सदी के आखिर में लंदन में एक अंग्रेजी और रूसी आंदोलनकारियों के गुट में से थे। उन्होंने कुछ समय जेल में भी काटा था। मैं उनके विचारों को सहन नहीं कर पाती थी। वो मानते थे कि कितने भी लोगों को मार डालना सही था, अगर वो लोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में रुकावट डाल रहे हों, और बेहतर भी सिर्फ उनकी राय के हिसाब से। अब आप ही बताइए, खून खराबा और कत्लेआम करके किसी भी चीज को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? फिर उसके बाद मैं विलियम ड्यूकेन से मिली। मुझे उससे प्यार नहीं हो गया था, मैं बस उसे पसंद करती थी। वो शांत था और तमीज़ वाला था। वो कभी भी बेकाबू होकर कुछ कहता या करता नहीं था। बहुत ही ज़मीर वाला इंसान था। उसे कला और खूबसूरत चीज़ों में भी दिलचस्पी थी। और बस इसीलिए मैंने अपने पिता के घर से निकलने के लिए विलियम का सहारा लिया। प्रेम तो जिस आदमी से मैं करती थी, वो था पैट्रिक आइव। जिस घड़ी मैंने उसे पहली बार देखा था, तभी मेरा दिल उसका हो गया था। मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। जब मैंने उसे खोया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि जॉर्ज को खोकर हैरियट को कैसा लगा होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, जॉर्ज को दफनाए जाने के बाद हैरियट ने बुरी तरह से रोते हुए मुझसे कहा था कि मैं उसकी भी मौत की दुआ करूं, ताकि वो जाकर जल्दी ही जॉर्ज से दोबारा मिल सके। ठीक यही फीलिंग मुझे उस वक्त हुई जब पैट्रिक की मौत हुई। और मिस्टर कैचपूल, आपने कहा था ना कि मैं जेनी के साथ नाराज दिखाई दे रही हूँ। असल में मुझे इस बात का हक ही नहीं है। पैट्रिक को नीचा दिखाने के लिए मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ जितनी की जेनी थी। इतना कहते कहते नैन्सी बुरी तरह से रो पड़ी। आपने पैट्रिक आइव को नीचा कैसे दिखाया? आपने तो हमें कहा कि आप उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। मैं जेनी जितनी ही बुरी हूँ मिस्टर पॉयरो, एक घिनौनी कायर। जब मैंने किंग्स हेड में खड़े होकर ये बात स्वीकार की कि मैं और पैट्रिक एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और चोरी छिपे मिलते थे, तो मैंने पूरा सच नहीं बताया था। चोरी छिपे हमारी मुलाकातें असली थीं। पैट्रिक और मैं बेपनाह मोहब्बत करते थे, ये भी सच था। लेकिन फिर भी ये पूरा सच नहीं था। नैन्सी एक बार फिर से जोर जोर से रोने लगी। पॉयरो ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, "मेरे ख्याल से मैं आपकी बात समझता हूँ मैडम। उस दिन किंग्स हेड सराय में आपने लोगों से कहा कि पैट्रिक के साथ आपका रिश्ता पाक साफ था, लेकिन यही आपका झूठ था, है कि नहीं?" नैन्सी और जोर से बिलख पड़ी। मैं अफवाहें नहीं सह पाई। पैसे के बदले मरने वालों की रूहों के साथ मुलाकात के बारे में वो सारी भयानक कहानियां, गलियों में छोटे छोटे बच्चों तक का ईश निंदा के बारे में फुफकारते हुए बातें करना, मैं बहुत ही हैरान परेशान थी मिस्टर पॉयरो। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इल्जाम लगाती हुई और निंदा करती हुई इतनी सारी आवाजें एक ही इंसान के इर्द गिर्द, उस टाइम उसे कैसा लगता है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे में मेरे लिए कुछ करना जरूरी था मिस्टर पॉयरो। इसीलिए मैंने सोचा, मैं इन सारे झूठों के खिलाफ लड़ूंगी, किसी अच्छी और सच्ची चीज के साथ। हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा था, लेकिन मैं डरती थी, और मैंने हमारे सच को झूठ से दागदार कर दिया। ये मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। अपने पागलपन में मैं साफ साफ नहीं सोच पाई। हमारे बीच रिश्ते पाक नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि वो पाक थे। मुझे लगा जैसे मेरे पास झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था, और यही मेरी कायरता थी। पता नहीं मैंने उस दिन पूरा सच क्यों नहीं बताया। मुझे उन भयानक तोहमतों से पैट्रिक का बचाव करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे बर्बाद कर दिया। इस बात के लिए मैं आज तक भी हर रोज अपने आप को कोसती हूँ। किंग्स हेड के वो रेंकने वाले, भूख से सने पाप के शिकारी,
वो सब तो मुझे वैसे ही नापसंद करते थे। अगर थोड़ा और नापसंद कर लेते तो क्या ही फर्क पड़ जाता। लेकिन पता नहीं उस टाइम मैं ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई। मैं तो उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन मदद की बजाय मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। पैट्रिक और फ्रांसिस ने अपनी जानें ले ली और कुछ भी सुधर पाने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई। चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उन्होंने खुदकुशी ही की थी। क्यों? क्या इस बात को लेकर उस टाइम कोई विवाद था? असल में डॉक्टर और सरकारी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उनकी मौतें हादसे थे, लेकिन ग्रेट हॉलिंग में कोई इस बात को नहीं मानता था। चर्च की नज़रों में खुदकुशी करना बहुत बड़ा पाप है, और मेरे ख्याल से गांव का जो डॉक्टर था, पैट्रिक और फ्रांसिस के नाम को और ज्यादा नुकसान और ज्यादा बदनामी से बचाना चाहता था। वो उन्हें बहुत पसंद करता था, और जब और लोगों ने सबने उनका साथ छोड़ दिया, तब भी उसने उन दोनों का साथ दिया था। डॉक्टर फ्लावर डे वाकई बहुत ही अच्छा आदमी है। ठीक है मैम, मैं आपसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप सैमुअल किड के नाम से वाकिफ हैं? सैमुअल किड? जी नहीं। क्या जब आप ग्रेट हॉलिंग में थीं, तब वो वहाँ नहीं रहता था? जी नहीं। वहाँ उस टाइम इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता था। अध्याय 17। जब हमारी मेहमान चली गई और हम अकेले रह गए, तो पॉयरो बोला, नैन्सी ड्यूकेन भी मार्गरेट के साथ सहमत है कि आइव पति पत्नी ने खुदकुशी की थी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में हादसे में हुई 2 मौतें बताई गई हैं। एम्ब्रॉस फ्लावरडे ने ये झूठ जरूर पैट्रिक और फ्रांसिस को ज्यादा बदनामी से बचाने के लिए बोला होगा। मैंने जवाब दिया, ये तो कितनी अजीब बात है पॉयरो। मार्गरेट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो इसी बात से हमें पता लग जाता है कैचपूल, कि उसने तुम्हें डॉक्टर फ्लावरडे से बात ना करने का वादा करने को क्यों कहा था। हो सकता है एम्ब्रॉस फ्लावरडे को अपने झूठ पर नाज हो, और मार्गरेट अर्नस्ट उसे बचाना चाहती हो। हाँ, वाकई तुम्हारी इस बात में दम है पॉयरो। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें इस बात का कुछ अंदाजा है कि जेनी की लाश कहाँ हो सकती है? पूरे ब्लॉक्सम होटल को ऊपर से नीचे तक छान लिया गया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अरे कैचपूल, ये सवाल मत पूछो कि लाश कहाँ है, कहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूछो कि क्यों लाश को होटल से हटाया क्यों गया। चाहे उसे लॉन्ड्री वाली पहिया गाड़ी में डालकर ले जाया गया हो, या सूटकेस में, या फिर किसी और चीज में। लेकिन असली मुद्दे की बात यह है कि उसे हटाया ही क्यों गया। उसे होटल के कमरे में ही क्यों नहीं छोड़ दिया गया, जैसे बाकी तीनों को छोड़ा गया था। क्या तुम इसका जवाब जानते हो पॉयरो? प्लीज मुझे बताओ। सही वक्त आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे कैचपूल। अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ और बातें बताता हूँ। होटल के किसी भी कर्मचारी ने हैरियट, ईडा या रिचर्ड को एक बार से ज्यादा नहीं देखा, सिवाय एक इंसान के, और वो है थॉमस ब्रिगनेल। सिर्फ एक वही है जिसने रिचर्ड को 2 बार देखा। एक बार तो तब जब नेगस बुधवार को होटल पहुंचा और ब्रिगनेल ने उसे हैंडल किया। फिर दूसरी बार गुरुवार को, जब वो अचानक गलियारे में मिस्टर नेगस से मिला और उसने उसे एक शेरी लाने के लिए कहा। जरा इस बारे में सोच कर देखो कैचपूल। क्या अब तुम्हारी समझ में आना शुरू हुआ कि ये बात किस तरफ इशारा करती है? नहीं तो पॉयरो, मुझे तो इससे कुछ समझ में नहीं आता। कई चीजों से ऐसा लगता है जैसे नैन्सी ड्यूकेन ही हमारी कातिल है, लेकिन उसके पास लुइसा वॉलिस की एलिबाई है। फिर अगर कातिल हेनरी नेगस है, या फिर रफेल बोबैक या थॉमस ब्रिगनेल, तो उनके पास आखिर वजह क्या हो सकती है? इन लोगों का 16 साल पहले ग्रेट हॉलिंग की घटनाओं से भला क्या ताल्लुक हो सकता है? पॉयरो मुस्कुराकर बोला, जब हम मुमकिन मुजरिमों की लिस्ट बना ही रहे हैं, तो फिर मार्गरेट अर्नस्ट और डॉक्टर फ्लावरडे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्हें पैट्रिक आइव से प्यार तो नहीं था, लेकिन हो सकता है वो उसका बदला लेना चाहते हों। मुझे ऐसा लगता है कैचपूल कि इन दोनों से बात करने के लिए मुझे एक बार खुद ग्रेट हॉलिंग जाना ही पड़ेगा। मैंने थोड़ा तीखे स्वर में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन तुम ही जिद पर अड़े हुए थे। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर तुम वहां चले गए होते, तो तुम नैन्सी ड्यूकेन से बात नहीं कर पाते, और रफेल बोबैक और बाकी लोगों से भी। वैसे जिस छोटी उम्र के आदमी और बड़ी उम्र की औरत के बारे में बोबैक ने उन तीनों को बातें करते सुना था, अगर हम उसका बयान मानकर चलते हैं, तो मैं उस औरत और मर्द के बारे में काफी सोचता रहा हूँ पॉयरो। रूमानी ढंग से जोड़ी जा सकने वाली जिन भी जोड़ियों के बारे में मैं सोच सकता था, मैंने उनकी एक लिस्ट भी बनाई है।
मैंने अपनी जेब से वो लिस्ट निकाली और ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। जॉर्ज और हैरियट सिपल, पैट्रिक और फ्रांसिस आइव, पैट्रिक आइव और नैन्सी ड्यूकेन, विलियम ड्यूकेन और नैन्सी ड्यूकेन, चार्ल्स और मार्गरेट अर्नस्ट, रिचर्ड नेगस और ईडा ग्रैंसबरी। इन जोड़ियों में से किसी में भी औरत बड़ी और मर्द छोटा नहीं है। इतना तो बिल्कुल भी नहीं कि उसे इस तरह से बयान किया जाए कि औरत उसकी माँ की उम्र की है। पॉयरो बड़े ही बेचैनी से बोला, ओफो कैचपूल, तुम बिल्कुल भी सोचते नहीं हो क्या? तुम्हें कैसे पता कि ये जोड़ी हकीकत में है ही बड़ी उम्र की औरत और छोटा मर्द? अरे वॉल्टर स्टोकले ने किंग्स हेड में उनके बारे में बात की थी और रफेल ने भी तो होटल के कमरे में सुना था। अरे नहीं 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 कैचपूल, तुम बारीकियों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। किंग्स हेड सराय में वॉल्टर स्टोकले ने औरत के मर्द के साथ अपने रूमानी ताल्लुकात को खत्म कर देने की बात कही थी, है कि नहीं? और रफेल बोबैक ने तीनों शिकारों के बीच जो बातचीत सुनी थी, वो मर्द की औरत में रूमानी दिलचस्पी ना होने के बारे में थी, जो अब भी उसके प्यार के लिए तरसती थी, है कि नहीं? तो ये दोनों दो अलग-अलग तरह के लोग हैं। ये एक ही लोग, एक ही जोड़ी कैसे हो सकते हैं? बल्कि ठीक इसके उल्टी बात होनी चाहिए। ये एक ही लोग हो ही नहीं सकते। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था पॉयरो। तुम ठीक कह रहे हो। वो इसलिए कैचपूल क्योंकि तुम बस अपनी ही सोच में मगन थे। एक उम्र में काफ़ी बड़ी औरत और काफ़ी छोटा मर्द यहाँ पर था और एक काफ़ी बड़ी औरत और एक काफ़ी छोटा मर्द वहाँ पर था और इसीलिए तुमने सोच लिया कि वो दोनों एक ही हैं। हाँ, मैंने ठीक यही किया पॉयरो। शायद मैं गलत पेशे में आ गया हूँ। मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ। अरे नहीं, नहीं, तुम बेवकूफ़ नहीं हो कैचपूल, तुम समझदार हो। हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी-कभी तुम ज़रूर समझदार होते हो। तुमने मुझे कई बार उलझन की सुरंग में से बाहर निकाला है। तुम्हें याद है जब तुमने कहा था कि थॉमस ब्रेगनेल जो भी छुपा रहा था, वो ऐसा खुद की शर्मिंदगी की वजह से कर रहा था। तुम्हारी ये टिप्पणी मेरे बहुत ही काम आई, वाक़ई में। लेकिन मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है पॉयरो। मेरा तुमसे वादा है कैचपूल, कल नाश्ते के तुरंत बाद हम किसी से मिलने जाएंगे, तुम और मैं। और उसके बाद तुम जितना अभी समझ रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा समझ जाओगे। और मैं भी। क्या मुझे ये पूछने की इजाज़त है पॉयरो कि हम किससे मिलने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे दोस्त। लेकिन जवाब देने का मेरा अभी कोई इरादा नहीं है। अध्याय 18। अगले दिन जब हम अपनी खुफिया मुलाकात के लिए शहर के पार गए, तो पॉयरो का मूड लंदन के मौसम की ही तरह बार-बार बदल रहा था। वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो खुश है या नाखुश। आखिरकार हम एक तंग गली में एक सादे से घर पर पहुंचे। नंबर 3 यारमाउथ कॉटेज। उसके बाहर खड़े होकर पॉयरो ने कहा, ये पता तुम्हारा पहचाना हुआ है ना कैचपूल? जरा बताओ तो इसे कैसे पहचानते हो? अरे हाँ, एक पल के लिए रुको पॉयरो, सोचने दो मुझे। हाँ, ये तो सैमुअल किड का एड्रेस है। बिल्कुल, हमारी मदद करने वाला वो गवाह जिसने नैन्सी को ब्लॉक्सम होटल से भागते और 2 चाबियां गिराते देखा था। हालांकि कत्लों वाली रात को 8 बजे के बाद नैन्सी ब्लॉक्सम होटल में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो लुइसा वॉलेस के घर पर थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। ओह! तो इसीलिए हम यहाँ मिस्टर किड को डराने आए हैं और ये पता लगाने कि उससे ये झूठ किसने बुलवाया। बिल्कुल नहीं कैचपूल। मिस्टर किड आज घर पर नहीं है, काम पर गया है। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? चलो एक छोटा-सा गेम खेलते हैं। दरवाज़ा खटखटाओ और फिर देखते हैं कि दरवाज़ा कौन खोलता है। पॉयरो ने बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और फिर इंतज़ार करने लगा। ये सोचते हुए पॉयरो क्यों किसी के ऐसे घर का दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर रहा था, जिसका इकलौता रहने वाला कहीं और गया हुआ था। लेकिन मेरी हैरानी की सीमा न रही जब कुछ पल के बाद नंबर 3 यारमाउथ कॉटेज का मुख्य दरवाज़ा खुला और मैंने खुद को एक ऐसे इंसान की बड़ी-बड़ी आंखों में झांकते पाया जो सैमुअल किड कतई नहीं था। पहले तो मैं चकरा गया क्योंकि मैं इस चेहरे को पहचानता नहीं था और फिर मैंने देखा कैसे डर के कारण उसके नैन नक्श बिगड़ से गए थे और फिर मैं तुरंत समझ गया कि ये कौन हो सकता था। मेरे पीछे से पॉयरो बोला, गुड मॉर्निंग मैडम जेनी। कैचपूल, ये जेनी हॉब्स है और मैडम जेनी, ये मेरा दोस्त एडवर्ड कैचपूल है। तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बड़ी राहत हुई है।
जेनी को खुद को संभालने में कुछ पल का समय लगा। जब उसने ऐसा कर लिया तो उसने हमें घर के अंदर आने को कहा और एक बेतरतीब फर्नीचर वाले अंधेरे कमरे में इंतजार करने को कहा। फिर वो ये कहकर बाहर चली गई कि जल्दी ही लौट आएगी। मैंने गुस्से से पॉयरो से कहा, तुम तो कहते थे कि जेनी को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे नहीं भाई, मैं भला कैसे जानता कि वो मुझे यहाँ मिल जाएगी। इस बात के लिए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा कैचपूल। तुमने एक बार फिर से पॉयरो की मदद की है। मैंने? वो कैसे भला? देखो, मैंने तुम्हें किंग्स हेड सराय में वॉल्टर स्टोकले के साथ अपनी बातचीत को याद करने के लिए कहा, जिसमें उसने एक ऐसी औरत की बात की थी जिसका अपना पति हो सकता था, बच्चे हो सकते थे, अपना घर और एक खुशहाल जिंदगी भी। एक ऐसी औरत जिसने अपनी जिंदगी एक मजबूत आदमी के नाम कर दी, जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिर उसके बाद मिस्टर स्टोकले ने कहा था, वो एक छोकरे से शादी नहीं कर सकती थी, एक मजबूत आदमी से मिलने के बाद तो बिल्कुल नहीं। इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। तुम्हें याद है तुमने ये सारी बातें मुझे बताई थी कैचपूल? हाँ हाँ, मुझे याद है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। असल में कैचपूल, तुम्हें उस वक्त ये लगा तुमने बड़ी उम्र की औरत और छोटी उम्र के मर्द को ढूंढ लिया था। ब्लॉक्सम होटल में राफेल बोबैक ने भी उनका जिक्र किया था। उसने बताया था कि कत्ल के तीनों शिकार उसकी बात कर रहे थे और तुम्हें लगा कि वॉल्टर स्टोकले के मन में भी वही तीनों लोग थे। इसलिए तुमने उससे पूछा था कि वो औरत उस मर्द से उम्र में कितनी बड़ी थी जिसकी मोहब्बत को उसने ठुकरा दिया था, क्योंकि तुम्हें ये लगा था कि तुमने स्टोकले को ये कहते सुना था वो किसी किड से शादी नहीं कर सकती थी। शी कुड नॉट मैरी टू सम किड। लेकिन मेरे दोस्त, असल में वो सम किड नहीं कह रहा था, वो सैम किड कह रहा था। उसका मतलब था कि शी कुड नॉट मैरी टू सैम किड, यानी कि वो सैम किड से शादी नहीं कर सकती थी, यानी सैमुअल किड से। लेकिन तुम छलांग लगाकर एक गलत नतीजे पर पहुंच गए, क्योंकि वॉल्टर स्टोकले पहले भी कई बार किड शब्द का इस्तेमाल कर चुका था अपनी बातचीत में। जिस नौजवान के साथ वो शराब पी रहा था उसने उसे भी किड कहा था। लेकिन जो भी हो, इस गलती के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, क्योंकि ये गलती ऐसी थी जो अगर कोई और तुम्हारी जगह होता तो वो भी करता। इसलिए अपने आप को ज्यादा परेशान मत करो इस बात को सोचकर। मेरे दिमाग में एक छनाका सा हुआ। मैंने कहा, ओहो। और फिर इस बात को गलत समझ लेने के बाद मैंने स्टोकले से पूछा था कि उस औरत की उम्र और उस बेकार नौजवान की उम्र में कितना फासला था। तब उसे मेरी बात समझ में ही नहीं आई होगी कि मैं ये क्यों पूछना चाहता हूँ, जबकि जेनी हॉब्स का उस बेकार नौजवान से कोई ताल्लुक ही नहीं था। हाँ बिल्कुल कैचपूल, अगर वो शराब के इतने नशे में ना होता तो शायद इस बात का जवाब तुमसे जरूर पूछता। तो इसका मतलब ये हुआ पॉयरो कि जेनी हॉब्स की सगाई सैमुअल किड से हो चुकी थी और पैट्रिक आइव के साथ ग्रेट हॉलिंग आने के लिए वो उसे पीछे कैम्ब्रिज में छोड़ आई। पॉयरो ने सिर हिलाकर हामी भरी। फी स्प्रिंग, जो प्लेजेंट्स की वेट्रेस है, उसने मुझे कहा था कि बीते दिनों में जेनी ने दिल का टूटना भी झेला था। वो बात पक्के तौर पर पैट्रिक की मौत रही होगी। वैसे मुझे ये लगता है कि उसने अपना बोलने का एक्सेंट भी इसीलिए बदला होगा, ताकि बोलने में वो पैट्रिक के ही वर्ग से लगे, इस उम्मीद में कि शायद इस बात की वजह से वो उसे सिर्फ एक नौकरानी की बजाय अपने बराबर का समझने लगे। मैंने बैठक के बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं पॉयरो कि वो फिर से गायब हो सकती है? वो ऐसा क्या कर रही है जिसमें इतनी देर लग रही है? पता है, हमें उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल? वो किस लिए? अरे होटल के उस कमरे में उसका कितना खून नहीं बह गया था। तुम तो बहुत ज्यादा ही कल्पना कर लेते हो कैचपोल। क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, जेनी दरवाजा खोलकर अंदर आई। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर पॉयरो। लेकिन किस लिए? कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। पॉयरो ने धीरे से कहा, क्या वो नैन्सी ड्यूकेन थी जिससे तुम बचकर भाग रही थी जब तुम पनाह लेने प्लेजेंट्स कॉफी हाउस में आई थी? जेनी फुसफुसाई, मैं जानती हूँ कि उसने ब्लॉक्सम होटल में उन तीनों का खून किया था। मैंने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा था। पॉयरो ने सवाल किया, अब चूंकि तुम हमें अपने पुराने मंगेतर सैमुअल किड के घर पर मिली हो, तो क्या हम ये मानकर चल सकते हैं
कि उसने तुम्हें बता दिया है कि कत्ल वाली रात उसने क्या देखा था? जी हाँ, उसने मुझे सब बता दिया है। नैन्सी ब्लॉक्सम होटल से भाग रही थी और उसने पटरी पर 2 चाबियां गिरा दी थीं। पॉयरो ने थोड़ा तीखी आवाज में कहा। लेकिन ये एक यकीन ना करने लायक इत्तेफाक है मैडम। नैन्सी ड्यूकेन, जो पहले ही 3 लोगों का खून कर चुकी है और तुम्हें भी मार डालना चाहती है, वो अपने जुर्म की जगह से भागती हुई देखी जाती है। और वो भी किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि उस आदमी के द्वारा जो कभी तुम्हारा मंगेतर था। इतने बड़े इत्तेफाक पर पॉयरो को शक है। तुम अब भी झूठ बोल रही हो और तुम तब भी झूठ बोल रही थी जब हम पिछली बार मिले थे। नहीं मिस्टर पॉयरो, मैं कसम खाकर कहती हूँ। एक मिनट, तुमने ब्लॉक्सम होटल में कमरा क्यों लिया था? इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए मिस्टर पॉयरो। मैं सारी बात बताती हूँ। असल में मैं भागते भागते थक गई थी और इस सब को खत्म कर देना चाहती थी। अच्छा, क्या वाकई? तो तुमने बड़ी ही आसानी से किस्मत के लिखे को मंजूर कर लिया और गले लगाकर उसकी तरफ बढ़ गई। जी हाँ। ओह, तो फिर होटल के मैनेजर लेजरी से तुमने ये क्यों कहा, जल्दी जल्दी, जैसे तुम अभी भी किसी पीछा करने वाले से भाग रही थी? और क्योंकि तुम तो कहीं से भी जख्मी दिखाई नहीं दे रही हो, कमरा नंबर 402 में वो खून किसका था? जेनी जोर जोर से रोने लग गई। पॉयरो ने खड़े होकर उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। बैठ जाओ यहाँ पर। खड़े होने की बारी अब मेरी है और साथ ही तुम्हें यह बताने की कि मुझे बिना किसी शक शुबहे के पता है कि तुमने मुझसे आज तक जितनी भी जो भी बातें कही हैं, वो सब सच नहीं थी। जेनी के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन पॉयरो को कोई परवाह नहीं थी। वो कहता जा रहा था। उन तीनों के कत्लों की घोषणा एक नोट में की गई थी। लिखा था, ईश्वर करे उन्हें कभी शांति ना मिले। अब मैं अपने आप से ये पूछता हूँ, एक कातिल जो निडर हो, होटल के रिसेप्शन तक जाता है और वहां एक नोट रखता है, क्या वो ऐसा शख्स होगा जो बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाएगा, हाँफते हुए होटल से भागेगा और एक गवाह के सामने 2 चाबियां गिरा देगा? तो क्या हम ये मान लें कि खूनी नैन्सी ड्यूकेन की घबराहट डेस्क पर नोट रखने के बाद अचानक से शुरू हो गई? वो तभी क्यों शुरू हुई होगी? और अगर नैन्सी ड्यूकेन 8 बजे से कुछ ही देर बाद होटल से निकल रही थी, तो उसी वक्त वो अपनी दोस्त लुइसा वॉलेस के घर खाना कैसे खा रही थी? और वैसे भी मैडम जेनी, नैन्सी ड्यूकेन को नोट छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? तीनों लाशों का उस शाम 8 बजे के कुछ ही देर बाद मिलना जरूरी क्यों था? वक्त आने पर होटल का स्टाफ के लोग उनको वैसे भी देख लेते। फिर जल्दी क्या थी? और अगर मैडम नैन्सी ड्यूकेन रिसेप्शन डेस्क तक जाने और वहां नोट छोड़ने तक इतनी शांत थी, तो इसका मतलब है कि वो उस वक्त तक सुलझे ढंग से सोच सकती थी कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने दोनों चाबियों को आराम से अपने कोट की गहरी जेब में क्यों नहीं रख लिया होटल से जाने से पहले? बेवकूफों की तरह उन्होंने उनको अपने हाथ में रखा और मिस्टर किड के सामने उनको गिरा दिया। और उसने ये भी देख लिया कि उनके ऊपर नंबर लिखे हैं, वो भी 100 कुछ और 300 कुछ। और कितना बढ़िया इत्तेफाक है कि वो इस औरत का चेहरा भी पहचानता है। थोड़ी देर तक उसका नाम याद ना कर पाने का नाटक करता है और फिर बड़े ही आराम से हमें नैन्सी ड्यूकेन का नाम बता देता है। क्या तुम्हें ये सारी बातें यकीन करने लायक लगती हैं मिस हॉब्स? हरक्यूल पॉयरो को तो बिल्कुल नहीं लगती, और वो भी ऐसी हालत में जब वो तुम्हें यहाँ मिस्टर किड के घर में पाता है और वो जानता है कि नैन्सी ड्यूकेन के पास एक अच्छी खासी एलिबाई है। नैन्सी अपनी बाहों में सिर छिपाए रोए जा रही थी। पॉयरो मेरी तरफ मुड़ा। सैमुअल किड की गवाही शुरू से आखिर तक झूठी थी कैचपूल। उसने और जेनी हॉब्स ने मिलकर नैन्सी ड्यूकेन को इन तीनों कत्लों के लिए फंसाने की साजिश की है। नैन्सी जोर से चिल्लाई, आप एकदम गलत हैं। ये बात ठीक नहीं है। तुम एक नंबर की झूठी हो मैडम। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे लगातार शक था कि मेरी तुमसे प्लेजेंट्स में मुलाकात का ताल्लुक ब्लॉक्सम वाले कत्लों से जरूर था। इन दोनों हादसों में दो बहुत ही अहम और गैर मामूली बातें एक समान हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया। मैं काफी समय से इन दो समान बातों को सुनने का इंतजार कर रहा था। पॉयरो कहता रहा, पहली मनोवैज्ञानिक समानता है। दोनों हादसों में लगता है कि शिकार खूनी से बड़े गुनहगार हैं। ब्लॉक्सम में डेस्क पर छोड़ा गया वो नोट, ईश्वर करे उन्हें कभी शांति ना मिले, वो ये इशारा करता है कि वो तीनों मरने के ही लायक थे। और एक बार अगर तुम्हारा भी खून हो जाए तो फिर आखिरकार इंसाफ हो जाएगा।
और जो दूसरी समानता है वो मनोवैज्ञानिक नहीं, वो इत्तेफाकन हुई थी। ब्लॉक्सम के कत्लों और डरी हुई जेनी के साथ मेरी बातचीत के साथ बहुत सारे सुराग जुड़े हुए थे। बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा जानकारी मिलती जा रही थी। कई सुराग अपने आप मिल रहे थे, जैसे कोई पुलिस की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए बैठा हो। एक कॉफी हाउस में एक छोटी सी मुलाकात, उसी में मैं ढेर से हैरान करने वाले तथ्यों को बटोर पाया था। ये जेनी खुद को मुजरिम महसूस कर रही थी। उसने कोई बहुत ही खराब काम किया था। वो नहीं चाहती थी कि उसके खूनी को सजा मिले। उसने मुझसे ये बात कहने का पूरा पूरा ध्यान रखा, ओह प्लीज किसी को उनके मुंह मत खोलने देना, ताकि जब मैं ब्लॉक्सम की उन 3 लाशों के बारे में सुनूं जिनके मुंह में कफलिंक थे, तो शायद मुझे उसका कहा याद आ जाए और मैं उसको इस बात से जोड़ लूं। अब हम आते हैं ब्लॉक्सम के कत्लों पर। वहां भी हमको बहुत ज्यादा जानकारी मिल गई, और वो भी बहुत ही जल्दी। रिचर्ड नेगस ने तीनों कमरों के लिए पैसे चुकाए थे, और रेलवे स्टेशन से होटल तक की गाड़ियों के भी। तीनों शिकार ग्रेट हॉलिंग नाम के गांव में रहते थे या कभी रह चुके थे। साथ में मदद करने के लिए वो पीआईजे अक्षरों का सुराग तो था ही, हमें ये वजह बताने के लिए कि इन 3 लोगों को सजा मिलनी कितनी जरूरी थी, और वो जरूरी क्यों थी, क्योंकि ये तीनों पैट्रिक आइव के साथ बेरहमी से पेश आए थे। इसके अलावा रिसेप्शन पर छोड़े गए नोट ने ये साफ कर दिया कि वजह बदला या फिर इंसाफ की इच्छा थी। क्या ये बात थोड़ी ज्यादा ही नहीं है कि खूनी अपने खून करने की वजह लिखकर उसे इतने मददगार तरीके से एक खास जगह पर छोड़ दे? अगर नैन्सी ड्यूकेन को उन तीनों को मारना ही होता, तो क्या वो ये काम इस ढंग से करती जो सीधा उस तक पहुंचा देता? क्या वो फांसी के तख्ते पर चढ़ना चाहती थी? और फिर रिचर्ड नेगस ने हर एक चीज की कीमत क्यों चुकाई, जबकि उसके भाई के कहने के मुताबिक वो कंगाली की कगार पर था? नैन्सी ड्यूकेन एक अमीर औरत है, जिसने अपने शिकारों को कत्ल करने के लिए उन्हें लुभा कर लंदन बुलाया, तो उसने उनके होटल के कमरों और रास्ते के ट्रांसपोर्ट के दाम क्यों नहीं दिए? प्लीज मिस्टर पॉयरो, मुझे बोलने तो दीजिए, मैं आपको सारी बातें सच सच बताऊंगी। नैन्सी की आंखों में याचना थी। फिलहाल तो मैडम मैं चाहता हूं कि मैं तुमको सच बताऊं। अपनी कहानी सुनाने से पहले तुमने मुझसे ये भी पूछा था प्लेजेंट्स कॉफी हाउस में कि क्या मैं रिटायर हो चुका हूं। पूछा था कि नहीं? तुमने पूरा नाटक किया था ये जानने का कि मेरे पास किसी को गिरफ्तार करने या इस देश में कानून लागू करने की ताकत है कि नहीं। और उसके बाद जब मैंने तुमको इस बात का यकीन दिला दिया कि मैं यहाँ पर नया हूं, तभी तुमने मुझे अपना राजदार बनाया। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि स्कॉटलैंड यार्ड में मेरा एक दोस्त था। तुमने मुझसे इसलिए बात नहीं की क्योंकि तुम ये समझती थी कि मैं खूनी को पकड़ने में लाचार हूं, बल्कि इसलिए कि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि पुलिस में मेरा रसूख था, क्योंकि तुम चाहती थी कि नैन्सी ड्यूकेन को कत्ल के लिए फंसाया जाए और फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जेनी ने अपना आंसुओं से भरा चेहरा मेरी तरफ घुमाया। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। प्लीज इनको रोकिए मिस्टर कैचबोल। मैं किसी के कहने से नहीं रुकूंगा। जब मेरी मर्जी होगी तब रुकूंगा। तुम बराबर प्लेजेंट्स कॉफी हाउस में आती थी, मुझे सारी वेट्रेसेस ने बताया है। मुझे लगता है कि तुमने जरूर उनको मेरे बारे में बातें करते सुना होगा। एक मूंछों वाला, मीन मेख निकालने वाला बेल्जियन आदमी जो कभी एक पुलिस वाला हुआ करता था। और साथ ही मेरे दोस्त कैचपुल के बारे में भी, जो यहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड में है। तुमने उन लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं हर गुरुवार की शाम को ठीक 7:30 बजे खाना खाने वहां आता हूँ, और इसीलिए तुम जानती थी कि मुझे कहाँ और कैसे ढूंढा जाए। और तुम ये भी जानती थी कि तुम्हारे इन गलत और वाहियात इरादों के लिए हरक्यूल पोयरो सबसे बढ़िया रहेगा। तुम डरे हुए होने का नाटक करते हुए कॉफी हाउस पहुंची, लेकिन वो सब एक दिखावा था। ढोंग। तुम देर तक खिड़की से बाहर एकटक देखती रही, जैसे किसी पीछा करने वाले से डर रही हो। लेकिन असल में तुम उस खिड़की से कुछ देख ही नहीं सकती थी, सिवाय उस कमरे की परछाई के जिसमें तुम मौजूद थी। वेट्रेस फी स्प्रिंग ने तुम्हारी आंखों की परछाई देखी और देख लिया कि तुम सड़क को नहीं बल्कि उसे देख रही थी। तुम उस टाइम हिसाब लगा रही थी, है ना, कि क्या किसी को शक हो जाएगा कि मैं परेशानी का ढोंग कर रही हूँ? क्या वो तेज निगाहों वाली वेट्रेस सच्चाई समझ जाएगी और मेरे इरादे को कामयाब नहीं होने देगी? अब मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पॉयरो, तुम्हारी सारी बातें हो सकता है सच हो, लेकिन तुम इस बेचारी औरत से यूं नहीं बोल सकते। उसे अपने बचाव में कुछ कहने का मौका तो दो। तुम चुप रहो कैचपूल। क्या मैंने अभी अभी तुम्हें यह नहीं बताया
कि ये औरत दुख का नाटक करने में बहुत अच्छी है, जबकि अंदर गहराई में वो उतनी ही शांत और चालाक है। मैं इसे बोलने का मौका दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इससे एक सवाल और पूछूंगा। मिस जेनी, तुमने मुझसे कहा था, ओह प्लीज, किसी को उनके मुंह मत खोलने देना। तुम्हें कैसे पता था कि नैन्सी ने अपने तीनों शिकारों का खून करने के बाद उनके मुंह में कफलिंग डाल दिए थे? मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि तुम्हें ये बात मालूम थी। क्या मिसेस ड्यूकेन ने धमकी दी थी कि ऐसा होगा? और हाँ, एक आखिरी बात और। पैट्रिक और फ्रांसिस की बदकिस्मती में तुम्हारा जो भी कसूर रहा हो, तीन और लोग भी उतने ही गुनाहगार थे। हैरियट, ईडा और रिचर्ड। ये वही लोग थे जिन्होंने तुम्हारे झूठ को सच मान लिया और पूरे गांव को उन दोनों पति पत्नी के खिलाफ कर दिया। अब प्लेजेंट्स में तुमने मुझसे कहा था, एक बार मैं मर जाऊंगी तो आखिरकार इंसाफ हो जाएगा। ये कहते हुए तुमने मैं शब्द पर जोर डाला था। एक बार मैं मर जाऊंगी। इसी बात ने मुझ पर यह जाहिर किया कि हैरियट, ईडा और रिचर्ड पहले ही मर चुके थे। लेकिन अब अगर मैं उन सारे सबूतों को देखूं जो मुझे दिए गए, तो हो सकता है कि ब्लॉक्सम में वो तीनों कत्ल तक ना किए गए हों। आप एक मिनट के लिए तो रुकिए प्लीज। रुकूंगा, लेकिन एक मिनट के बाद। पहले ये कहूंगा कि जब तुमने मुझसे ये कहा था, एक बार मैं मर जाऊंगी तो आखिरकार इंसाफ हो जाएगा, उस वक्त करीब 7:45 बजे थे। और हम ये बात जानते हैं कि ब्लॉक्सम में काम करने वालों को तीनों कत्लों का पता 8:10 पर लगा। लेकिन फिर भी तुम इन कत्लों के बारे में पहले से जानती थी। कैसे? देखिए मिस्टर पॉयरो, अगर आप सिर्फ मेरे ऊपर इल्जाम लगाना बंद कर दें तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं इतनी हताश रही हूँ। इन सारी बातों को राज रखना और झूठ बोलते जाना, ये बहुत ही तकलीफ देह था। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। गुड। आज तुम्हें एक बहुत बड़ा धक्का लगा है ना मिस जेनी? और शायद इसी से अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम पॉयरो को कभी धोखा नहीं दे सकती। जी हाँ, मैं बिल्कुल समझ गई। अब मुझे शुरू से अपनी कहानी सुनाने दीजिए प्लीज। सच बताकर मुझे सचमुच बहुत राहत मिलेगी। उसके बाद जेनी काफी देर तक बोलती रही। ना मैंने और ना पॉयरो ने उसे टोका, जब तक उसने इशारा नहीं कर दिया कि उसकी बात पूरी हो चुकी है। अब आगे मैं आपको सारी कहानी उसी के ही शब्दों में सुनाने वाला हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि उसने जो भी कहा वो पूरा और सच्चा ब्यौरा है। अध्याय 19। जेनी हॉब्स ने बोलना शुरू किया। जिस एक ही आदमी से मैंने हमेशा मोहब्बत की है, मैंने उसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसके साथ साथ अपनी भी। हालात जिस तरह से बदले, मैं नहीं चाहती थी कि वो उस तरह से बदलें। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे द्वारा बोले गए कुछ बेवकूफ़ी भरे शब्द इतनी ज्यादा बर्बादी ले आएंगे। मुझे सोचना चाहिए था और अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, लेकिन मेरे दिल पर चोट लगी थी और मैंने एक कमजोर लम्हे में अपनी ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी होने दिया। मैं तन मन से पैट्रिक आइव से इश्क करती थी। बहुत कोशिश की कि ना करूं। मेरी सैमुअल किड से सगाई भी हो चुकी थी जब मैंने पहले पहल पैट्रिक के लिए काम करना शुरू किया। कैम्ब्रिज में सेवियर कॉलेज में उसका बिस्तर लगाने का काम, जहां पर वो पढ़ा करता था। मैं सैम को काफी पसंद करती थी, लेकिन पैट्रिक से मिलने के कुछ ही हफ्तों बाद मेरा दिल पूरी तरह से उसी का हो गया, और मैं जानती थी कि ये बदलेगा नहीं, चाहे मैं कितना भी कुछ भी महसूस करने की कोशिश करूं। किसी इंसान में जितनी भी अच्छाइयां हो सकती हैं, वो सारी की सारी पैट्रिक में थी। वो मुझे पसंद करता था, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ एक नौकरानी थी। जब मैंने कैम्ब्रिज के एक मास्टर की बेटी की तरह बोलना भी सीख लिया, तो भी पैट्रिक की नज़रों में मैं बस एक वफादार नौकरानी ही रही। बेशक मुझे उसके और नैन्सी ड्यूकेन के बारे में पता था। मैंने उसकी और नैन्सी की बात सुन ली थी। मैं जानती थी कि वो उसे कितना चाहता था, और यही बात मैं सहन नहीं कर पा रही थी। ये तो मैंने बहुत पहले कबूल कर लिया था कि वो फ्रांसिस का था, मेरा नहीं। लेकिन ये बात सहन करने लायक बिल्कुल नहीं थी कि उसे एक ऐसी औरत से प्यार हो गया था जो उसकी बीवी नहीं थी, और वो औरत मैं नहीं, कोई और थी। बस कुछ लम्हों के लिए मैं उसे सजा देना चाहती थी, इससे ज्यादा नहीं। उसे इस तरह की गहरी चोट पहुंचाना चाहती थी जैसी उसने मुझे पहुंचाई थी, और इसीलिए मैंने उसके बारे में एक भयानक झूठ गढ़ लिया, और वो झूठ मैंने हैरियट सिपल से कह दिया।
जब तक मैं वो झूठ बोल रही थी, वो मुझे बहुत ही राहत पहुंचा रहा था। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब सिर्फ बकवास था, लेकिन जब मैंने हैरियट सिपल से ये बात कही, कुछ पल के लिए मुझे भी ये सच महसूस हुई। बस फिर उसके बाद तो हैरियट सिपल पूरी तरह से अपने काम पर लग गई। पैट्रिक के बारे में माफ ना किए जाने लायक भयानक बातें पूरे गांव में फैलाने लगी, और ईडा और रिचर्ड ने भी उसकी मदद की। ये बात मुझे कभी भी समझ में नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो जरूर जानते होंगे कि हैरियट कितनी जहरीली औरत थी। गांव में सभी लोग जानते थे। फिर वो कैसे पैट्रिक के खिलाफ होकर उसके साथ हो गए? लेकिन इसका जवाब भी मैं अपने मन की गहराइयों में कहीं जानती थी। ये सारी मेरी गलती थी। रिचर्ड और ईडा को पता था कि ये अफवाह हैरियट से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसी नौकरानी से हुई थी जो हमेशा पैट्रिक की तरफ वफादार रही थी और जिसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। मुझे एकदम से एहसास हो गया कि मेरी ईर्ष्या ने एक भयानक और घिनौनी स्थिति पैदा कर दी थी। मैंने पैट्रिक की तकलीफ देखी और मैं उसकी मदद भी करना चाहती थी, और फ्रांसिस की भी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि ये काम कैसे करूं। हैरियट ने रात को नैन्सी को पादरी घर के अंदर जाते और बाहर निकलते देखा था। रिचर्ड नेगस ने भी देखा था। अगर मैं झूठ बोलना कबूल कर लेती तो मुझे इस बात की कोई और वजह बतानी पड़ती कि नैन्सी रात में पैट्रिक के घर क्यों आई थी, और फिर हैरियट को अपने ही अंदाजे लगाकर सही कारण तक पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगती। शर्मनाक सच तो ये है कि मैं कायर हूं। रिचर्ड और ईडा जैसे लोग, उनको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, अगर उन्हें ये यकीन हो कि इंसाफ उनके साथ है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मेरे अंदर हमेशा से अच्छा इंप्रेशन डालने की फिक्र रही है। अगर मैं अपने झूठ को मान लेती, गांव में हर कोई मुझसे नफरत करने लगता। और इस मामले में मैं मजबूत औरत नहीं हूं मिस्टर पॉयरो। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं डरती थी। फिर उसके बाद नैन्सी इन सारे झूठों से घबराकर सामने आ गई और उसने सच बात बता दी कि वो और पैट्रिक एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और छिप छिप कर मिला करते थे। हालांकि जिस्मानी तौर पर उनके बीच कुछ नहीं था। पैट्रिक के लिए नैन्सी की इन कोशिशों ने हालात और भी ज्यादा खराब कर दिए। पैट्रिक के लिए लोग कहने लगे कि वो सिर्फ कपटी आदमी ही नहीं है जो अपने इलाके के लोगों को धोखा देता है और चर्च को मजाक बना देता है, बल्कि वो तो एक व्यभिचारी भी है। फ्रांसिस के लिए ये बात बहुत ही ज्यादा हो गई और उसने अपनी जान ले ली। जब पैट्रिक ने उसे देखा तो वो समझ गया कि गुनाह के इस एहसास के साथ वो अब और जी नहीं पाएगा। आखिर नैन्सी के लिए उसकी मोहब्बत से ही तो ये परेशानी शुरू हुई थी। वो फ्रांसिस की तरफ अपने फर्ज से चूक गया था, इसलिए उसने भी अपनी जान ले ली। गांव के डॉक्टर ने कहा कि दोनों मौतें हादसा थीं, लेकिन ये सच नहीं था। वो दोनों खुदकुशी थीं, और इसका मतलब ये था कि ईडा ग्रैंसबेरी जैसी संत टाइप की औरत और हैरियट सिपल जैसे दूसरों को सजा देने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों की नज़र में एक और बड़ा और भयानक पाप। क्या आपको पता है, पैट्रिक और फ्रांसिस दोनों ने ही मरने से पहले पर्चे लिखकर छोड़े थे। वो मुझे मिल गए और मैंने उनको डॉक्टर को दे दिया, डॉक्टर एम्ब्रोस फ्लावरडे को। मेरे ख्याल से उसने उन्हें जरूर जला दिया होगा। उसने कहा था कि वो लोगों को पैट्रिक और फ्रांसिस को धिक्कारने की एक और नई वजह नहीं देगा। जिस तरह से सारा गांव उन दोनों के खिलाफ हो गया था, उससे डॉक्टर फ्लावरडे बहुत ही दुखी था। पैट्रिक की मौत से मेरा दिल टूट गया, और ऐसा टूटा कि आज तक जुड़ नहीं पाया। मैं मरना चाहती थी, लेकिन पैट्रिक के ना होने की वजह से मुझे लगा कि मुझे जिंदा रहना चाहिए, उससे मोहब्बत करते हुए और उसे लेकर अच्छा सोचते हुए। शायद मेरे ऐसा करने से ग्रेट हॉलिंग में हर किसी के उसे शैतान समझने की थोड़ी बहुत भरपाई हो पाए। मेरे लिए बस एक ही दिलासे वाली बात थी कि इस दुख में मैं अकेली नहीं थी। रिचर्ड ने जो रोल अदा किया था, उसके ऊपर वो भी शर्मिंदा था। पैट्रिक की बदनामी करने वालों में से वो अकेला था जिसने अपना ख्याल बाद में बदल दिया था जब नैन्सी ने अपनी कहानी सुनाई। उसके बाद वो एकदम से समझ गया था कि जो बेसिर पैर का झूठ मैंने बोला था, वो कभी भी सच हो ही नहीं सकता था। डेवन में अपने भाई के घर जाने से पहले रिचर्ड मुझसे मिला और उसने सीधे सीधे मुझसे ये बात पूछी। मैं उसे बताना चाहती थी कि जो अफवाह मैंने शुरू की थी उसमें एक जर्रा भी सच नहीं था, लेकिन तब भी मेरी हिम्मत नहीं हुई और इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उस वक्त भी खामोश बैठी रही, जैसे मेरी जुबान काट दी गई हो।
और रिचर्ड ने मेरी खामोशी को मेरे जुर्म की मंजूरी समझ लिया। उसके ग्रेट हॉलिंग छोड़ने के कुछ ही देर बाद मैंने भी गांव छोड़ दिया। पहले मैं मदद के लिए सैमी के पास गई, लेकिन मैं कैम्ब्रिज में नहीं रह सकती थी। वहां पर पैट्रिक की बहुत सारी यादें थी, इसलिए मैं लंदन चली आई। ये सैमी का ही आइडिया था। उसने यहाँ पर काम ढूंढ लिया और जिन लोगों से उसने मुझे मिलाया, उनकी मेहरबानी से मुझे भी काम मिल गया। सैमी मेरे प्रति उसी तरह से समर्पित है जैसे मैं पैट्रिक के लिए थी। इसके लिए मुझे उसका एहसानमंद होना चाहिए। उसने मुझसे फिर से शादी के लिए पूछा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। हालांकि मैं उसे एक बहुत ही प्यारा दोस्त जरूर मानती हूँ। लंदन आने के बाद मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मैं उसका मजा नहीं ले पा रही थी। हर दिन मैं पैट्रिक के बारे में ही सोचती रहती थी, उसे फिर कभी ना देख पाने की पीड़ा के बारे में। फिर पिछले सितंबर में मुझे अचानक रिचर्ड नेगस की चिट्ठी मिली। 15 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं लगा कि मेरा अतीत फिर से मेरे सामने आ गया है, क्योंकि असल में मैंने तो उसे कभी पीछे छोड़ा ही नहीं था। वो तो हर पल मेरे साथ था। रिचर्ड को मेरा लंदन का पता डॉक्टर एम्ब्रोस फ्लावरडे ने दिया था। बस वही इकलौते आदमी हैं जिन्हें मेरा एड्रेस मालूम था। पता नहीं क्यों मैं ये चाहती थी कि गांव में किसी को पता हो कि मैं कहाँ हूँ। इसीलिए मैंने अपना पता डॉक्टर फ्लावरडे को भेज दिया था। रिचर्ड ने अपने खत में लिखा था कि उसे मुझसे मिलना था। मैं इनकार नहीं कर पाई। अगले हफ्ते ही वो लंदन आ गया। बिना किसी भूमिका के उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस माफ ना की जाने वाली गलती को सुधारने में उसकी मदद करूंगी जो बरसों पहले हमने की थी। मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी सुधारा जा सकता है। पैट्रिक मर चुका था और इस बात को कैसे पलटा जा सकता था। रिचर्ड ने कहा, हाँ, पैट्रिक और फ्रांसिस तो मर चुके हैं और तुम्हें और मुझे दोबारा कभी खुशी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर हम एक कुर्बानी दें तो कैसा रहेगा? मैं उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाहता था। तब उसने कहा, अगर हमने पैट्रिक और फ्रांसिस को मारा है, और मैं ऐसा ही समझता हूं कि हम ही ने उन दोनों को मारा है, तो क्या ये सही नहीं होगा कि हम अपनी जिंदगियां देकर उसकी कीमत चुकाएं? क्या हम अपने को हर टाइम उन खुशियों से खाली नहीं पाते जो जिंदगी बाकी लोगों को देती है? ऐसा क्यों हो रहा है? वक्त हमारे जख्म भरता क्यों नहीं, जबकि उसे भर देने चाहिए? क्या ये इसलिए नहीं है कि हम जिंदा रहने के लायक ही नहीं हैं, क्योंकि हम पैट्रिक और फ्रांसिस की मौत के कारण देश का कानून मासूमों की जिंदगी लेने वालों को मौत की सजा देता है और हमने उस कानून के साथ भी धोखा किया है? इस बात के जवाब में मैं उसे कह सकती थी कि हम दोनों में से किसी ने भी कोई हथियार उठाकर पैट्रिक और फ्रांसिस को नहीं मारा था, लेकिन फिर भी उसके लफ्जों में इतना असर था कि मैं जान गई कि वो सही कह रहा था। हालांकि कई लोग शायद ये कहते कि वो गलत था। जब वो बोल रहा था तो पता नहीं क्यों 15 साल में पहली बार मेरे दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। मैं पैट्रिक को वापस तो नहीं ला सकती थी, लेकिन ये तो कर सकती थी कि जो भी मैंने उसके साथ किया, उसके लिए पूरा इंसाफ किया गया और मैं भी उस इंसाफ से बच नहीं पाई। तो क्या तुम ये कह रहे हो रिचर्ड कि मैं अपनी जान ले लूं? मैंने रिचर्ड से सवाल किया, क्योंकि ये बात उसने अभी तक खुलकर नहीं कही थी। उसने कहा, नहीं, ऐसा भी नहीं कि मैं अपनी जान ले लूं। मेरे मन में खुदकुशी करने का विचार नहीं है, बल्कि मौत की सजा पाने का विचार है, जिसके लिए हम खुद अपने आप को पेश करेंगे। अगर तुम ऐसा ना करना चाहो, तुम आजाद हो, लेकिन मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगा। मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ तुम और मैं ही तो गुनहगार नहीं हैं, 2 लोग और भी तो हैं। उसने सहमति दिखाते हुए कहा, मैं जानता हूँ और मैं उन लोगों से भी बात कर चुका हूँ। क्या तुम्हें ये सुनकर बहुत हैरानी होगी जेनी कि हैरियट और ईडा भी मेरी ही तरह से सोचने लगी हैं? मैंने उससे कहा कि मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि हैरियट और ईडा कभी भी कबूल करेंगी कि उन्होंने कोई क्रूर या माफ न करने लायक काम किया था। इस पर रिचर्ड ने कहा कि किसी टाइम वो भी ऐसा ही मानता था, लेकिन अब उसके विचार बदल गए हैं और इतने सालों तक ये मानसिक यातना सहने के बाद ईडा और हैरियट भी अब अलग तरीके से सोचने लगी हैं। उसने कहा, मैंने उनको राजी कर लिया है जेनी।
मैंने उन्हें सख्ती से या धिक्कार कर नहीं मनाया है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से लगातार अपना गहरा पछतावा जाहिर करके और अपनी ये ख्वाहिश उनको बताकर कि हमें अपने नुकसान का हर्जाना ज़रूर भरना चाहिए, मैंने आखिरकार उनको राज़ी कर ही लिया है। इस काम में मुझे बरसों लग गए, लेकिन धीरे-धीरे हैरियट और ईडा इस बात को उसी नज़रिए से समझने लगीं जैसे कि मैं समझता हूँ। तुम्हें पता है जेनी, वो दोनों बहुत ही दुखी हैं। हैरियट अपने पति की मौत के बाद से, और ईडा तब से जब से मैंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। मैंने इस बात पर अपना शक जाहिर करने के लिए मुंह खोला मिस्टर पॉयरो, लेकिन रिचर्ड बोलता रहा। उसने मुझे यकीन दिलाया कि हैरियट और ईडा दोनों ही पैट्रिक और फ्रांसिस की मौत में अपनी जिम्मेदारी को मानती थीं और अब अपनी इस गलती को सुधारना चाहती थीं। अंत में उसने कहा, यकीन मानो जेनी, इस मामले का जो मनोविज्ञान है वो बड़ा ही दिलचस्प है। हैरियट को जब तक सजा देने के लिए कोई मिल जाता है वो उसमें बहुत खुश रहती है, और फिलहाल वो कोई हैरियट खुद बन गई है। ये मत भूलो कि वो शुरू से ही स्वर्ग में अपने पति से मिलने के लिए कितनी बेचैन थी। इस झटके से मैं एकदम बेजुबान हो गई मिस्टर पॉयरो। मैंने उससे कहा कि मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। इस पर रिचर्ड ने कहा कि मैं खुद हैरियट और ईडा से बात करूं, और जब वो मेरे सामने इस बात को कबूल करेंगी तब मुझे खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। रिचर्ड ने और भी बहुत सारी बातें मुझे बताईं कि उसने किस तरह से उन दोनों को इस बात के लिए कन्विंस किया था कि हम सबके हाथों एक कितना बड़ा पाप हुआ था। उसने मुझसे अगली मुलाकात में हैरियट और ईडा को अपने साथ लाने की इजाज़त मांगी, और मैंने इसके लिए हामी भर दी। 2 दिन बाद ही मैं हैरान रह गई जब मैंने अपने आप को हैरियट और ईडा के साथ एक कमरे में पाया, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो वाकई उतनी ही बदल चुकी थीं जितना कि रिचर्ड ने बताया था। हम चारों ने काफी देर तक बात की, और उसके बाद हम सब इस बात पर राजी थे कि इस गलती को ठीक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। हम सब खूनी थे, कानून के मुताबिक तो नहीं, लेकिन सच्चाई और नैतिकता के मुताबिक हम ही ने उन दोनों का खून किया था, और खूनियों को ये कीमत अपनी जान से चुकानी होगी। हमारे मरने के बाद ही भगवान हमें माफ करेगा। रिचर्ड ने निर्णायक स्वर में कहा, हम चारों जज भी हैं, जूरी भी और जल्लाद भी। हम एक दूसरे को मारेंगे और इस तरह से अपना प्रायश्चित करेंगे। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? ईडा ने पूछा। मैंने एक तरीका सोच लिया है। सारी बारीकियों को मैं संभाल लूंगा। और इस तरह से बिना कोई शोर मचाए या शिकायत किए हमने अपनी अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए। मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मुझे कितनी राहत महसूस हो रही थी। लेकिन तभी फिर हैरियट ने कहा, अरे 1 मिनट रुको, नैन्सी ड्यूकेन का क्या होगा? उसे भी तो मरना चाहिए। वो भी बराबर की गुनहगार है। मैंने थोड़ा डर कर कहा, अरे नैन्सी अपनी जिंदगी देने के लिए कभी राजी नहीं होगी। हैरियट ने जोर डाला, उसे भी मरना ही होगा, वरना फिर हमारे मरने का भी क्या फायदा है? अगर हमें ये काम करना ही है तो सही ढंग से और पूरी तरह से करना चाहिए। ये मत भूलो कि नैन्सी के खुलासे ने ही फ्रांसिस को अपनी जान लेने के लिए उकसाया था। इसके अलावा मुझे कुछ ऐसी बात भी मालूम है जो तुम लोगों को नहीं पता। रिचर्ड ने मांग की कि हम सबको वो बात उसी वक्त बताई जाए। आंखों में एक कपटी चमक के साथ हैरियट बोली, नैन्सी चाहती थी कि फ्रांसिस को पता चल जाए कि पैट्रिक का दिल नैन्सी के लिए धड़कता था। उसने जो भी कहा ईर्ष्या और वैर की वजह से कहा। उसने ये बात मेरे सामने कबूल की थी, इसलिए वो भी उतनी ही गुनाहगार है जितने हम सब, और अगर वो मरने के लिए राजी नहीं होती तो हमें उसे मारना होगा। रिचर्ड देर तक हाथों में सिर लिए बैठा रहा। हम तीनों खामोशी से इंतजार करती रहीं। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि रिचर्ड ही हमारा लीडर था। आखिर में वो जो भी कहेगा हम सब वही करेंगे। मैंने नैन्सी के लिए दुआ मांगी। मैं उसे पैट्रिक की मौत के लिए दोष नहीं देती थी, न पहले कभी दिया और न आगे कभी दूंगी। काफी देर बाद रिचर्ड ने कहा, अच्छा ठीक है, हालांकि मुझे ये मानते हुए दुख तो हो रहा है, लेकिन ये बात तो है कि नैन्सी को किसी दूसरी औरत के पति के साथ जिस्मानी रिश्ते नहीं रखने चाहिए थे। उसे पूरे गांव के सामने पैट्रिक के साथ अपने नाजायज रिश्ते के बारे में उस तरह से जोर से नहीं कहना चाहिए था जैसे उसने कहा। हम ये बात तो नहीं जानते कि अगर ये सब ना हुआ होता
तो फ्रांसिस खुदकुशी करती या नहीं। लेकिन जो भी हो, सही बात यही होगी कि नैन्सी ड्यूकेन को भी मरना होगा। मैं चीखते हुए उस वक्त कमरे से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने को बड़ी मुश्किल से वहां बैठे रहने के लिए मजबूर किया। मुझे पूरा यकीन था कि हैरियट ने नैन्सी के बारे में ये जो बात कही थी ये पूरी तरह झूठ थी। मुझे यकीन नहीं था कि नैन्सी ने कभी उसके सामने ये कबूल किया होगा, लेकिन मेरे पास हैरियट को झूठा ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं था। रिचर्ड ने कहा कि उसे अब इस बात को नए तरीके से सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए कि हम अपनी तरकीब को अमल में कैसे लाएंगे। उसके 2 हफ्ते बाद वो मुझे फिर से मिलने आया, इस बार अकेला। उसने सोच लिया था कि क्या काम किस तरह से किया जाना है। उसने मुझसे कहा कि सिर्फ उसे और मुझे ही सच का पता होगा, और साथ में सैमी को। उसने कहा कि हम हैरियट और ईडा को बताएंगे कि प्लान ये था कि हम सब एक दूसरे को मारेंगे और इन कत्लों के लिए नैन्सी ड्यूकेन को फंसा देंगे। चूंकि नैन्सी लंदन में रहती है, इसलिए ये सारा काम लंदन में करना पड़ेगा। रिचर्ड ने सुझाव दिया कि ये काम हम एक होटल में करेंगे और हर एक चीज की कीमत वही अदा करेगा। एक बार सब जने होटल में पहुंच गए तो फिर काम आसान होगा। पहले ईडा हैरियट को मारेगी, फिर रिचर्ड ईडा को मारेगा, और फिर मैं रिचर्ड को मार दूंगी। हर एक कातिल अपनी बारी में शिकार के मुंह में पैट्रिक आइव के नाम वाला एक कफलिंक रख देगा और फिर जुर्म की जगह को इस तरह से बना देगा कि वो बाकी दोनों जगहों जैसी लगे, ताकि पुलिस ये मानकर चले कि एक ही कातिल ने ये तीनों कत्ल किए हैं। ये भी रिचर्ड का सुझाव था कि लाशों को ठीक उसी तरह से लिटाया जाए जैसे उन्हें लिटाया गया था, पूरी इज्जत और सम्मान के साथ, जैसा कि रिवाज के हिसाब से किसी के भी साथ किया जाता है। अब चूंकि दो शिकार, ईडा और हैरियट, होटल में अपने घर के पते देती ग्रेट हॉलिंग के, इसलिए हम जानते थे कि पुलिस को गांव पहुंचकर पूछताछ करके नैन्सी पर शक करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और किस पर भला इतना साफ साफ शक किया जा सकता था। सैमी उसे तीसरे कत्ल के बाद होटल से भागते हुए और जमीन पर कमरों की 3 चाबियां गिराते हुए देखने का झूठा दावा कर सकता था। जी हाँ, 3 चाबियां। रिचर्ड की चाबी भी हमारे प्लान का हिस्सा थी। ईडा को हैरियट को मारने के बाद उसकी चाबी अपने कमरे में ले जानी थी और दरवाजे पर ताला लगा देना था। रिचर्ड को भी यही करना था। हैरियट और ईडा की चाबियां अपने साथ लेकर जानी थीं, ईडा को मारकर उसका कमरा बंद करने के बाद। उसके बाद मुझे रिचर्ड को मारना था, उसके दरवाजे पर ताला लगाकर तीनों चाबियां ले जानी थीं। फिर ब्लॉक्सम होटल के बाहर सैमी से मिलना था और चाबियां उसे दे देनी थीं। सैमी को उन्हें किसी तरह से चोरी छिपे नैन्सी ड्यूकेन के पास पहुंचाना था, ताकि उसे फंसाया जा सके। वैसे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि पैट्रिक आइव मोनोग्राम वाले कफलिंक कभी नहीं पहनता था। उसके पास ऐसी कोई कफलिंक्स की जोड़ी नहीं थी। रिचर्ड ने पुलिस को सही रास्ते पर डालने के लिए खास तौर पर उनको बनवाया था। चौथे कमरे में खून और मेरे हैट का छोड़े जाना भी हमारे प्लान का हिस्सा था, आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि वहां पर मेरा कत्ल किया गया था और कि नैन्सी ने हम चारों को मारकर अपने मरे हुए प्रेमी का बदला ले लिया था। कमरे में जो खून छोड़ा गया उसे हासिल करने का इंतजाम रिचर्ड ने सैमी पर छोड़ दिया था। वो खून एक आवारा बिल्ली का था। कत्लों की रात होटल के रिसेप्शन पर वो नोट छोड़ने का काम भी सैमी ने ही किया था। उसे ये नोट रिसेप्शन पर 8 बजे के कुछ ही देर बाद रखना था, जब कोई उसे देख ना रहा हो। इस बीच मेरा काम था जिंदा रहना और ये बात पक्की कर लेना कि नैन्सी ड्यूकेन तीनों कत्लों के लिए फांसी पर चढ़ जाए, और अगर हो सके तो चारों के लिए, अगर पुलिस को ये यकीन हो जाए कि मैं भी मर चुकी थी। अब ये काम मैं कैसे करती, वो चौथा इंसान बनकर जिसे नैन्सी मारना चाहती थी। मुझे पुलिस को बताना था कि मुझे जान का खतरा था। ये काम मैंने किया प्लेजेंट्स कॉफी हाउस में। और आप मेरे श्रोता थे मिस्टर पॉयर, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि मैंने आपको धोखा दिया। आप इस बात में भी सही हैं कि मैंने वहां की वेट्रेसेस को यूरोप के एक जासूस के बारे में बात करते सुन लिया था, जो हर गुरुवार को ठीक 7:30 बजे वहां खाना खाने आता था, और उसका स्कॉटलैंड यार्ड में एक दोस्त भी था। जैसे ही मैंने उन लड़कियों को ये कहते सुना, मैं समझ गई कि इस काम के लिए आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। लेकिन मिस्टर पॉयरो, आपने एक नतीजा गलत निकाला। आपने ये कहा कि जब मैंने ये बात कही थी
कि एक बार मैं मर गई तो आखिरकार इंसाफ हो जाएगा, इसका मतलब था कि मैं पहले से जानती थी कि बाकी तीनों मर चुके थे। लेकिन असल बात ये है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो तीनों मर चुके थे या जिंदा थे, क्योंकि तब तक मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया था। जब मैंने वो शब्द कहे थे, तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि जो प्लान रिचर्ड और मैंने बनाया था, मैं उनके बाद भी जिंदा रहूंगी। इसलिए जब मैंने वो शब्द कहे, उस वक्त वो तीनों जिंदा भी हो सकते थे। यहाँ पर मैं ये बात साफ कर दूं कि असल में दो प्लान थे। एक तो वो जिसके लिए हैरियट और ईडा राजी थी कि मैं रिचर्ड को मारूंगी, फिर ब्लॉक्सम में अपने कत्ल का नाटक करूंगी, फिर मैं तब तक जिंदा रहूंगी जब तक नैन्सी ड्यूकेन को फांसी ना हो जाए, और उसके बाद मैं अपनी जान ले लूंगी। मुझे ही सबसे आखिर में मरना था, क्योंकि इतने सारे नाटक जो करने थे। असल में मैं जब भी चाहूं एक अच्छी अभिनेत्री का काम कर सकती हूँ। जब मैंने आपको कॉफी हाउस में मिलने की तदबीर बनाई, तो वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ मैं ही कर सकती थी। हैरियट, ईडा या रिचर्ड में से कोई भी ये काम नहीं कर सकता था। इसीलिए मेरा ही जिंदा रहना जरूरी था। जो प्लान हैरियट और ईडा के साथ शेयर किया गया था, वो रिचर्ड का असली प्लान नहीं था। जब लंदन में हैरियट और ईडा के साथ मेरी मुलाकात के 2 हफ्ते बाद वो मुझसे अकेले में मिलने आया था, तो उसने मुझे कहा था कि ये सवाल उसे बहुत परेशान कर रहा था कि नैन्सी को भी मरना चाहिए या नहीं। मैं बहुत ही बुरी तरह से डर गई जब रिचर्ड ने ये कहा कि वो नैन्सी के मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है, और इसलिए ये फैसला वो मेरे ऊपर छोड़ता है। उसने कहा कि जब वो, हैरियट और ईडा मर जाएंगे, तो मैं ये फैसला करने के लिए आज़ाद थी कि पक्का कर लूं कि नैन्सी को फांसी हो जाए, या अपनी जिंदगी ले लूं और होटल के स्टाफ के लिए रिसेप्शन पर एक अलग नोट छोड़ूं, हमारी मौतों के बारे में सच बताता हुआ एक नोट। मैंने रिचर्ड से विनती की कि वो मुझे अकेली को फैसला लेने के लिए मजबूर ना करे। मैं ही क्यों, मैं ये जानना चाहती थी। तब उसने कहा, ये इसलिए जेनी, क्योंकि तुम हम सब में सबसे अच्छी हो। तुमने एक झूठ जरूर बोला, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे मुंह से निकला, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हम सब तुमसे कहीं ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं। मैंने तुम्हारे झूठ पर जरूरत से ज्यादा देर तक यकीन किया, जबकि मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था, और एक नेक बेगुनाह आदमी के खिलाफ मैंने जिहाद छेड़ दिया। इसीलिए ये सब कुछ मैं तुम्हारे कंधों पर छोड़ रहा हूँ। तब मैंने रिचर्ड से कहा, ठीक है, जो चुनाव तुमने मेरे ऊपर छोड़ा है, मैं वो जरूर करूंगी। मुझे लगता है कि मैं उसके मुंह से तारीफ के ये बोल सुनकर शायद खुश थी, और इस तरह से हमारा ये प्लान बन गया। और क्या अब आप चाहेंगे कि मैं आपको ये बताऊं कि सब कुछ गलत किस तरह से हो गया? अध्याय 20। हाँ हाँ, जरूर। कैचपुल और मैं सुनने के लिए बेचैन हैं। जो भी तुम्हें बताना है फटाफट बताओ, पॉयरो ने कहा। जेनी की आवाज अब बोलते बोलते भारी होने लगी थी। उसने कहा, सब कुछ मेरी गलती थी। मैं कायर हूं। मैं मरने से डरती थी। पैट्रिक के बिना मैं उदास और अकेली तो थी, लेकिन मुझे अपने दुख में भी आराम मिलने लगा था, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। किसी भी तरह की जिंदगी, चाहे वो पीड़ा से ही भरी हो, जिंदगी ना होने से तो बेहतर है। जैसे जैसे मेरे मरने का दिन नजदीक आता गया, मैं और भी डरने लगी। जबरदस्ती कत्ल करने का डर, और फिर खुद मरने का डर। जो कुछ भी इसके साथ जुड़ा होगा, मैंने उसके बारे में सोचा। ताला लगे कमरे में खड़े होकर रिचर्ड के जहर पीने के बारे में सोचा, और मुझे लगा कि मैं ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं हामी भर चुकी थी, वादा कर चुकी थी। पॉयरो ने उसे बीच में ही टोका, जो प्लान महीनों पहले तुम्हें इतना आसान लग रहा था, अब वो नामुमकिन लगने लगा। और साफ है कि तुम रिचर्ड नेगस से अपने इस डर के बारे में नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो तुम्हारा इतना मान जो करता था। हो सकता है वो तुम्हें कमतर समझने लगता अगर तुम उसके सामने अपना डर कबूल कर लेती। शायद तुम्हें डर था कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो खुद तुम्हें मारने का जिम्मा उठा लेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी से या फिर बिना तुम्हारी मर्जी के। जी हाँ मिस्टर पॉयरो, मैं वाकई डर रही थी कि वो ऐसा ही करेगा। इस मामले पर हमारी जो बातचीत हुई थी, उससे मैं ये समझ गई थी कि उसके लिए ये बहुत ही जरूरी था कि हम चारों मर जाएं। एक बार उसने कहा था कि अगर हैरियट और ईडा राजी नहीं होती, तो वो उनकी रजामंदी के बिना भी वही करता जो उसे करना था। अब ये सब जानते हुए
मैं कैसे उसके पास जाकर उसे कह सकती थी कि मैंने अपना फैसला बदल दिया था, कि मैं ना मारने को तैयार थी और ना ही मरने को। अच्छा, नैन्सी ड्यूकेन को लेकर तुम्हारा क्या इरादा था? मैंने उससे पूछा। पता नहीं मिस्टर कैचपूल। आपको पता है मिस्टर पॉयरो, जब हम पहली बार मिले थे तो मेरी घबराहट एकदम असली थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि किसी भी चीज को लेकर क्या करूं। मैंने सैमी को चाबियों के बारे में उसकी कहानी के साथ आगे बढ़ने दिया और नैन्सी की पहचान करने में मैंने वो सब होने दिया, खुद को ये कहकर कि मैं जब चाहे पुलिस को सच बताकर नैन्सी को बचा लूंगी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। रिचर्ड मुझे अपने से बेहतर इंसान समझता था, लेकिन वो गलत था, इतना गलत। अभी भी मेरे दिल का एक हिस्सा नैन्सी से ईर्ष्या करता है, क्योंकि पैट्रिक उससे मोहब्बत करता था। ये वही ईर्ष्यालु हिस्सा है जिसने ग्रेट हॉलिंग में सारी मुसीबत शुरू की थी। और मैं जानती थी कि अगर किसी तरह से पुलिस को ये पता चल गया कि मैं एक बेगुनाह औरत को कत्ल के जुर्म में फंसाने की साजिश में शामिल थी, तो मैं जरूर जेल चली जाऊंगी। मैं बेहद डर गई थी। अब प्लीज मैडम, हमें ये बताओ कि तुमने क्या किया। ब्लॉक्सम होटल में कत्ल होने वाले दिन हुआ क्या था असल में? मिस्टर पॉयरो, मुझे वहां 6 बजे पहुंचना था। हमने उसी वक्त मिलना तय किया था। हम कौन, चारों साजिश करने वाले? जी हाँ, और सैमी भी। मैं सारा दिन घड़ी को टिक टिक करते देखती रही। जब 5 बजने ही वाले थे तो मैं जान गई कि मैं ये नहीं कर सकती थी, बिल्कुल नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं होटल गई ही नहीं। उसकी बजाय मैं लंदन की सड़कों पर भागती रही, डर से रोती हुई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं या क्या करूं। इसलिए मैं बस भागती रही। मुझे लगा जैसे रिचर्ड नेगस जरूर मुझे ढूंढ रहा होगा। इस बात पर आग बबूला होते हुए कि मैंने उसे और बाकी लोगों को धोखा दिया था, मैं तय किए गए वक्त पर प्लेजेंट्स कॉफी हाउस गई, ये सोचकर कि अगर मैं रिचर्ड को नहीं मार सकती तो कम से कम अपने वादे का इतना हिस्सा तो निभा सकती हूँ। जब मैं कॉफी हाउस पहुंची, उस वक्त मैं अपनी जिंदगी के लिए बहुत डरी हुई थी। जो आपने देखा वो कोई एक्टिंग नहीं थी। मुझे लगा नैन्सी तो नहीं, लेकिन रिचर्ड मुझे जरूर मार सकता था। और इससे भी ज्यादा मुझे ये यकीन था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो एक सही काम करेगा। मैं मरने लायक ही थी। मैंने आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था मिस्टर पॉयरो जो सच नहीं था। प्लीज याद कीजिए कि मैंने क्या कहा था, कि मुझे मारे जाने का डर था। वो मुझे था, रिचर्ड के हाथों। और मैंने कहा था कि मैंने गुजरे हुए दिनों में कुछ बहुत भयानक किया था, तो वो भी मैंने किया था। और अगर रिचर्ड मुझ तक पहुंच गया और उसने मुझे मार दिया, जैसा कि मुझे यकीन था कि वो एक दिन जरूर करेगा, तो मैं पूरी ईमानदारी से कहती हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि इसके लिए उसे सजा मिले। मैं जानती थी मैंने उसे धोखा दिया था। चाहे बेशक रिचर्ड मुझे मारना चाहता हो, लेकिन मैं चाहती थी कि वो जिए। पैट्रिक के साथ उसने जो भी बुरा किया हो, लेकिन आखिरकार वो एक भला आदमी था। उस रात मैं आपको सच बताना चाहती थी मिस्टर पॉयरो, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो मतलब तुम्हें उस टाइम ये लग रहा था मिस जेनी कि रिचर्ड नेगस तुम्हें ढूंढकर मार डालेगा, क्योंकि तुम उसे मारने ब्लॉक्सम होटल नहीं पहुंची थी? जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ये जाने बिना चैन से नहीं मरेगा कि मैं होटल क्यों नहीं पहुंची थी। लेकिन फिर भी वो तो मर गया, मैंने तेजी से सोचते हुए कहा। जेनी ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने आगे कहा, तब तो जरूर रिचर्ड ने खुदकुशी की होगी। उसने उसको भी कत्ल की तरह दिखाने की कोशिश की, ताकि हम लोग ये समझें कि कातिल एक ही था। लेकिन उसे अपने दरवाजे पर अंदर से ताला लगाना पड़ा। फिर उसने फायरप्लेस की एक ईंट के पीछे चाबी छुपा दी, ये दिखाने के लिए कि कातिल उसे अपने साथ ले गया था, और एक खिड़की को पूरा खोल दिया। अगर छुपाई गई चाबी कभी मिल जाती तो हम सोचते कि कातिल ने दरवाजा अंदर से बंद क्यों किया, चाबी को टाइल के पीछे छुपाया और खिड़की के रास्ते भाग निकले। और हम लोगों ने वाकई ऐसा ही सोचा। लेकिन हम तब भी यही मानते थे कि कोई कातिल मौजूद था। नेगस के लिए यही जरूरी था। दूसरी तरफ अगर खिड़की बंद होती और इत्तेफाक से चाबी मिल जाती, तो हम एक ही मुमकिन नतीजे पर पहुंचते कि रिचर्ड नेगस ने खुद अपनी जान ली थी। वो ये खतरा मोल नहीं ले सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो तीनों खूनों के लिए नैन्सी को फंसाने की तरकीब नाकाम हो जाती। हम लोग तो यही मान लेते कि उसने खुदकुशी करने से पहले बाकी दोनों औरतों को भी मार दिया।
जी हाँ मिस्टर कैचपूल, शायद आप ठीक कह रहे हैं, जेनी ने कहा। मैंने आगे कहा, कफलिंक नेगस के गले के पास था, क्योंकि जहर की वजह से हुई ऐंठन से उसका मुंह खुल गया। वो बड़े ध्यान से जमीन पर सीधा लेटा था और उसने मुंह में कफलिंक डाल लिया था, लेकिन वो उसके मुंह में पीछे को चला गया। जब नेगस मरा तो बाकी दोनों कमरों की तरह उस जगह कोई कातिल नहीं था, इसलिए कफलिंक ध्यान से सही जगह पर नहीं रखा गया। तभी पॉयरो ने जेनी से पूछा, तुम ये समझती हो कि नेगस ने जहर को निगला होगा, लेट गया होगा और मर गया होगा, बिना ये जानने की कोशिश किए कि तुम होटल क्यों नहीं पहुंची? असल में मिस्टर पॉयरो, मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा, जब तक अखबार में मैंने उसकी मौत की खबर नहीं पढ़ी। ओह! पॉयरो के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जिनको समझना किसी के लिए भी नामुमकिन था। जेनी ने कहा, इतनी देर से रिचर्ड उस गुरुवार की रात को मरने की उम्मीद कर रहा था, अपने जुर्म के एहसास और दर्द के खत्म होने के इंतजार में। मुझे लगता है कि ब्लॉक्सम में आ जाने के बाद वो बस यही चाहता था कि ये सब उसके लिए जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, और इसलिए जब मैं उसे मारने नहीं पहुंची तो उसने खुद ये काम कर लिया। पॉयरो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, शुक्रिया मैडम, हमें ये सब बताने के लिए। लेकिन अब मेरा क्या होगा मिस्टर पॉयरो? जब तक मैं या कैचपूल कुछ और जानकारी के साथ यहाँ वापस ना आए, प्लीज इसी घर में रहना। अगर तुमने दूसरी बार भागने की गलती की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वो तो मैं यहाँ रहूंगी तब भी होगा, लेकिन ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ।